जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट आपके एग्जाम में हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में पूछा ही जाता है। अगर एक अटेम्प्ट में प्रोसेस कॉस्टिंग से क्वेश्चन आया है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट से ही क्वेश्चन आएगा। भैया किस नंबर में आएगा? तो जो क्वेश्चन नंबर 5A रहने वाला है आपका CMA इंटर पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसमें 5A क्वेश्चन नंबर पे जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट क्वेश्चन आपको दिखने मिलेगा। कितने मार्क्स के लिए आता है भैया? 7 मार्क्स के लिए आता है और मिनिमम एक MCQ भी इस चैप्टर से बन जाता है। तो कुल मिलाकर जो इस चैप्टर का वेटेज है दैट इज 9 मार्क्स। तो हाल चाल मस्त, तबीयत ठीक, दिमाग फ्रेश। दोस्तों मैं हूं CMA राइल सिंगल, ऑल इंडिया रैंक होल्डर बोथ CMA इंटरमीडिएट एंड CMA फाइनल। और आज हम करने वाले हैं इस 9 मार्क्स को अपनी मुट्ठी में। कैसे? जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट को रिवाइज करके। तो बिना किसी देरी के चलिए हम इस रिवीजन को शुरू करते हैं। हाँ, रिवीजन को शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि ये जो रिवीजन हम करने वाले हैं ये हम अपने क्लास नोट्स के हेल्प से करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो आपका जो ड्राइव है उसमें ये क्लास नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको गिवन है जहां से आप जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और ऐप में आपको एक परचेज लिंक मिलेगा जिससे आप ये नोट्स को परचेज कर सकते हो। जब आप नोट्स परचेज कर लोगे तो आपको सिर्फ इसी चैप्टर के ही नहीं बाकी जितने भी चैप्टर थे उन सब के नोट्स भी मिल जाएंगे और उन सब के रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है। तो उस रिवीजन वीडियो को देखकर आप बाकी सारे चैप्टर्स को भी रिवाइज कर सकते हो। तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। अब आप मेरे को एक बात बताइए, आपने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ लिया है। प्रोसेस कॉस्टिंग में आपने क्या पढ़ा कि जब भी हम कोई गुड्स को बनाते हैं तो वो एक प्रोसेस के थ्रू जाता है। जैसे इनपुट डाला मैंने प्रोसेस 1 में, फिर उसका एक आउटपुट बना वो प्रोसेस 2 में गया इनपुट की तरह, फिर उसका जो आउटपुट बना वो प्रोसेस 3 में गया, फिर प्रोसेस 3 में जो बना वो फिनिश गुड्स बनकर तैयार हो गया। यही पढ़ा था हमने हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग वाले चैप्टर में। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसी चैप्टर में हम उसी का थोड़ा एक्सटेंशन पढ़ेंगे, थोड़ा आगे की बात उसमें इस चैप्टर में हम करेंगे। क्या आगे की बात करने वाले हैं? आपने एक इनपुट डाला कि आप एक आउटपुट बनाओगे, वो आउटपुट तो बना ही, साथ ही साथ उसके अलावा कुछ और आउटपुट भी बन गया जो आप बनाना नहीं चाहते थे या आपने सोचा नहीं था। आपने एक प्रोसेस में इनपुट डाला और आपको कुछ बनाना था, एक आउटपुट बनाना था, वो आउटपुट तो बना ही, साथ ही साथ क्या हुआ उसके अलावा भी कुछ बन गया जो कि आपने नहीं सोचा था। बट अब वो जो प्रोडक्ट बना हो सकता है कि वो बाजार में बिक जाए। तो भैया कोई भी, हम सब तो बिजनेसमैन हैं, हम सब क्या चाहते हैं कि हमारे पास पैसे आए, तो उस प्रोडक्ट को भी बेचिए। अगर पैसे आ रहे हैं तो क्यों नहीं बेचेंगे उस प्रोडक्ट को? तो उस प्रोडक्ट की भी फिर कॉस्टिंग करते हैं हम। तो इस चैप्टर में हम वही सीखेंगे कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनकर आ गया उसकी कॉस्टिंग कैसे होगी, कैसे उसके कॉस्ट को हम निकालेंगे, कैसे उसका प्रॉफिट डिटरमाइन करेंगे। क्लियर है? देखिए मैंने इनपुट डाला एक प्रोसेस में। अब ये प्रोसेस में क्या हुआ, एक प्रोडक्ट बना A, एक प्रोडक्ट बना B, एक प्रोडक्ट बना X। तो ये A और B तो मेरा सोचा हुआ था कि मैं बनाऊंगा। मैं इनपुट डालता हूं, A और B तो बनता ही है। तो जो प्रोडक्ट आपने सोचा था ऑलरेडी बनेगा, ये दोनों आपके क्या है? मेन प्रोडक्ट है। ये दोनों आपके मेन प्रोडक्ट हैं और इनको हम ज्वाइंट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ज्वाइंट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने 2 प्रोडक्ट बनाए साथ ही साथ, तो इन्हें हम कहेंगे ज्वाइंट प्रोडक्ट। अब इन दोनों को तो बनाना ही था, मेरा गोल था कि A और B बनाना है, लेकिन इसके अलावा भी क्या हुआ है ना, X बनकर आ गया है। क्या बनकर आ गया है? X बनकर आ गया है। तो अब ये जो X बनकर आया ये मैंने नहीं सोचा था, इसे हम कहेंगे बाई प्रोडक्ट। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि मैंने नहीं सोचा था बनकर आ गया है उसे हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट। जैसे डेयरी फार्म में क्या होता है, हम मिल्क के हेल्प से बटर बनाते हैं, घी बनाते हैं, तो ये सारे हमारे क्या है? मेन प्रोडक्ट हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, डेयरी फैक्ट्रीज में जो मिल्क का एक पानी होता है जिससे हम लोग छाछ बनाते हैं, बटर मिल्क बनाते हैं, वो बाई प्रोडक्ट होता है। वो हम कभी सोचते नहीं कि वो हमें बनाना है। हम अपने मिल्क से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं नॉर्मल बटर की, घी की और जो भी पनीर है उनकी। उसके साथ साथ क्या होता है ना, कई बार बटर मिल्क बनकर आ जाता है। तो वो बटर मिल्क मैंने सोचा नहीं रहता है बट वो बनकर आ गया। तो अब क्या हो गया कि अब तो वो कमर्शियलाइज हो चुका है, अब तो ये प्रैक्टिस में आ गया है कि बटर मिल्क बनेगा, वो बिक जाएगा। लेकिन जब पहली बार शुरुआत हुई थी तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो बटर मिल्क बनाएंगे। उन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया बटर बनाने के हिसाब से, तो बटर तो बनाई, साथ ही साथ वो जो पानी उसके साथ निकला वो भी लोगों ने देखा कि ये तो बाजार में बिक जा रहा है, लोग इसे कंज्यूम कर रहे हैं।
तो वो भी बिकना शुरू हो गया। लेकिन जब वो पहली बार बना था तो वो क्या था, एक बाई प्रोडक्ट ही था, एक बाई प्रोडक्ट ही था। तो मैंने इनपुट डाला एक प्रोसेस में, तो जो इनपुट जिस प्रोसेस में मैं डालता हूं उसे मैं कहता हूं मेन प्रोसेस। ये हमारा क्या है, मेन प्रोसेस या फिर जॉइंट प्रोसेस। जॉइंट प्रोसेस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे एक प्रोडक्ट के साथ ज्यादा प्रोडक्ट बनाने हैं। मेरे को पता है, पहले से ही डिसाइडेड हूं कि ए और बी तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। तो दो प्रोडक्ट साथ में बन रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, मेन प्रोसेस या फिर जॉइंट प्रोसेस। और जो प्रोडक्ट बनकर आएंगे उन्हें क्या कहूंगा, मेन प्रोडक्ट या फिर जॉइंट प्रोडक्ट। अब यहां पर ए, बी और एक्स, ये तीन प्रोडक्ट मेरे को मिल गए। तो जिस पॉइंट पे मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं कि मेरे पास अब तीन प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गए, जब प्रोसेस चल रहा है तब तो मेरे को नहीं पता है ना कि मेरे पास कितने आउटपुट आने वाले हैं, ये तो मेरे को नहीं मालूम है। एक बार प्रोसेस खत्म हुआ, अब मेरे पास आइडेंटिफाई हो पा रहा है कि मेरे को ए मिला है, बी मिला है और इसके साथ ही एक एक्स भी मिल गया है। तो वो पॉइंट जहां पर मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूं कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसे मैं कहता हूं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये हमारा है स्प्लिट ऑफ पॉइंट या फिर सेपरेशन पॉइंट। अब यहां पे बना एक्स, बी और ए। तो ए और बी तो मैंने पहले से ही सोचा था, तो ये मेन प्रोडक्ट है और मेन प्रोडक्ट दो है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, जॉइंट प्रोडक्ट। और एक्स, ये मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं एक्स बनाऊंगा, बट एक्स बन गया है। अब जब एक्स बन गया है, मैंने सोचा भी नहीं था, तो हो सकता है कि ये बिक जाए, हो सकता है नहीं भी बिके, बट एक्स मेरे लिए क्या है, एक बाई प्रोडक्ट है। ऐसा प्रोडक्ट जो मैंने नहीं सोचा था बट बन गया है, कोई बात नहीं, बाई प्रोडक्ट है। अब हो सकता है कि हम इस ए को आगे और प्रोसेस करें। अभी एक प्रोसेस में ए, बी और एक्स मेरे पास आ गया है, बट मैं चाहता हूं कि ए अभी बिकेगा नहीं, इसको और थोड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा, तो इसको मैं फर्दर प्रोसेस करूंगा। तो एक बार जब सेपरेशन हो जाने के बाद प्रोसेस होता है तो उसे हम कहते हैं पोस्ट सेपरेशन प्रोसेस। पहले क्या हुआ, मैंने इनपुट डाला एक प्रोसेस में, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेन प्रोसेस। अब प्रोसेस हुआ, मेरे पास तीन गुड्स आ गए, ए, बी और एक्स। तो जहां पे मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं उसे मैं क्या कहूंगा, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जिस पॉइंट पे मेरे को ए, बी और एक्स तीनों अलग अलग एंटिटी दिखने लग जाए उसे मैं क्या कहूंगा, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब ए बाजार में अभी नहीं बिक सकता है, ए को मेरे को और प्रोसेस करना पड़ेगा। तो अब सेपरेट होने के बाद जब मैं और प्रोसेसिंग करता हूं तो उसे हम कहते हैं फर्दर प्रोसेसिंग या फिर पोस्ट सेपरेशन प्रोसेस। तो प्रोसेस में डाला गया, फिर एक प्रोडक्ट तैयार हुआ A1, इसका नाम पड़ गया A1, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमारा बाई प्रोडक्ट है, तो वैसे ही हो सकता है कि बाई प्रोडक्ट अभी बाजार में नहीं बिके, लेकिन अगर मैं बाई प्रोडक्ट को और फर्दर प्रोसेस कर दूं तो वो भी बिक सकता है। तो बाई प्रोडक्ट को मैंने फर्दर प्रोसेस किया और फर्दर प्रोसेस करके क्या बना दिया, X1। अब ये X1 बाजार में बिक जाएगा, ये X1 बाजार में बिक जाएगा। अगर आप लोगों को आइडिया हो तो मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। हमारे जो आटा की मिल होती है, जहां पे ये व्हीट फ्लोर हमें मिलता है, वहां पर क्या होता है, गेहूं हम पीसते हैं, गेहूं जब हम पीसते हैं तो उससे आटा बनता है, और उसी फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बनता है जिसे हम कहते हैं ब्रान। अगर आप लोगों को पता हो तो हिंदी में हम इसे चोकर कहते हैं, ब्रान। तो ये जो ब्रान होता है ये गाय को दिया जाता है खाने के लिए। तो ये ब्रान क्या है, बाई प्रोडक्ट है। आटा बन रहा था, गेहूं पिसते पिसते ये ब्रान भी निकल गया, तो इसको एज अ रेसिड्यू काऊ को खिला दिया जाता है, और ये भी अब बिकने लगा है। ये ब्रान भी क्या है, बिकने लगा है। बट जब ये पहली बार बना होगा तो ये एज अ बाई प्रोडक्ट ही बना होगा, किसी ने सोचा नहीं था। लोगों का गोल क्या था कि उन्हें आटा बनाना है, तो आटा तो बना, साथ ही साथ ये ब्रान भी बन गया। तो आटा मेन प्रोडक्ट है, ब्रान क्या है, बाई प्रोडक्ट। अब हो सकता है कि बाई प्रोडक्ट बिक जाए, नहीं भी बिके, बट अगर हम बाई प्रोडक्ट को और फर्दर प्रोसेस कर दें तो ये बिक जाएगा। तो यहां पे वही हुआ, एक्स को हमने फर्दर प्रोसेस किया और वो बन गया X1। एक्स को फर्दर प्रोसेस करके मैंने बना दिया X1। अब फर्दर प्रोसेस करने में एक फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगा। आगे जब प्रोसेस करेंगे तो कोई भी काम तो फ्री में नहीं होगा। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में लग गया 20 रुपया, सेलिंग एक्सपेंस लग गया 10 रुपया, बेचने में 10 रुपया लग गया, और प्रॉफिट मैंने सोचा कि 5 रुपए कमाऊंगा। प्रॉफिट मैंने क्या सोचा कि 5 रुपए कमाऊंगा, तब जाके ये बिकेगा 100 रुपए में। कितने में बिकेगा, 100 रुपए में। तो अगर मेरे को इस एक्स को 100 रुपए में बेचना है तो मेरे को क्या क्या कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 20 रुपए इनकर करना पड़ेगा, मतलब मेरे जेब में तो 80 रुपए ही आए। अगर मैंने 20 रुपए की कॉस्ट लगा दी तो मेरे जेब में तो 80 आए, लेकिन नहीं, और भी खर्चा लग रहा है। 10 रुपए का सेलिंग एक्सपेंस भी लग रहा है, तो मतलब 70 रुपए, और इसमें तो 5 रुपए का अभी भी प्रॉफिट है। तो मेरी कॉस्ट क्या रहने वाली है, मींस मेरे को नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या मिली, 65।
मेरी एनआरवी क्या आ गई 65। ये एनआरवी मैंने कैसे निकाला, सेल्स वैल्यू में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो लगा उसको माइनस कर दिया, सेलिंग एक्सपेंस जो लगा वो माइनस कर दिया, और जो मैंने प्रॉफिट रखा वो भी माइनस कर दिया। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, आप ऐसा समझिए। ये कंपनी है, कंपनी ने 2 प्रोडक्ट बनाए, एक बनाया ए, एक बनाया एक्स। ए जो है वो है आपका मेन प्रोडक्ट, ये एक्स जो है ये है बाई प्रोडक्ट। अब मेन प्रोडक्ट तो बनाना ही था, बाई प्रोडक्ट बन गया, तो कंपनी ने सोचा कि ये जो बाई प्रोडक्ट बना है इसको मैं बाजार में बिकवा देता हूं, और इससे जो भी पैसे आएंगे उससे कम से कम मेरा जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो तो कम होगा। इस बाई प्रोडक्ट का काम हमेशा होता है कि आपके कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को कम करना, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को कम करना। मतलब कि जैसे एक सेटअप बना हुआ है, ये कंपनी है, ये ए बनाती है, तो ए बनाने के पीछे उसका कुछ कॉस्ट लग रहा है। अब इस एक्स को बेच के क्या होगा, कुछ पैसे आएंगे जिससे जो कॉस्ट लग रहा है ए के लिए वो कम हो जाएगा। आप उतना कॉम्प्लेक्सिटी में जाइए ही मत, आप सीधा समझ लीजिए एक्स बन गया बाई प्रोडक्ट। अब कंपनी चाहती है कि इस प्रोडक्ट को बेच दिया जाए, तो इसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए कंपनी ने एक जन को काम सौंपा। ये एक पर्सन है, ये इसको फर्दर प्रोसेस करेगा, और ये जो पर्सन इसको फर्दर प्रोसेस करेगा इसके जेब से 20 रुपए लगेगा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इसके जेब से 20 रुपए लगेगा, ठीक है। ये प्रॉफिट भी रखेगा, 5 रुपए का प्रॉफिट भी रखेगा। अब फ्री में तो कोई भी काम नहीं करेगा, 20 रुपए इसका कॉस्ट लग रहा है, 5 रुपए ये प्रॉफिट रख रहा है, और जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा उसको बेचने में मेरे को 10 रुपए लग जाएगा। फिर एक गुड्स बनकर तैयार होगा जिसका नाम है X1। अब इस X1 को मैं बेच सकता हूं बाजार में, इसकी सेलिंग प्राइस है 100 रुपए, इसको मैं बाजार में बेच सकता हूं 100 रुपए में। अब आप सोचिए कि कंपनी को क्या मिला इस X1 से, कंपनी के जेब में कितना आया, आपको वो सोच के चलना है। तो भैया कंपनी के जेब में तो 100 रुपए जो मिले वो आए, लेकिन उसमें से इस पर्सन को 20 रुपए कॉस्ट का देना पड़ा, 5 रुपए इसने प्रॉफिट रख लिया, और 10 रुपए बेचने में लग गया, 10 रुपए बेचने में लग गया। तो कंपनी को कितना मिला इससे, कंपनी के जेब में आए, एक सेकेंड, कंपनी के जेब में आए 100 माइनस 20 माइनस 5 माइनस 10, 65 रुपीज। ये 65 ही तो कंपनी को मिला। तो कंपनी को जो मिलता है दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या कहते हैं उसे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो हमें हर बाई प्रोडक्ट के क्वेश्चन में जहां पर भी बाई प्रोडक्ट होगा हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू ढूंढेंगे। आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्यों निकालते हैं, क्योंकि कंपनी के पास तो इतना ही आया, कंपनी के पास तो एनआरवी ही आया। तो वो अब क्या करेगी, इस ए को बनाने में सपोज करिए कि 1000 रुपए लग रहा है, तो उसमें से ये जो 65 रुपए इसको ऑलरेडी रियलाइज हो गए, इसको ये कम कर लेगी, तो इसका कॉस्ट कम होगा ना, इसका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम होगा। तो बाई प्रोडक्ट को बनाकर हम अपने कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को ही कम करते हैं। एकदम क्लियर पिक्चर है। चलिए, तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट, जॉइंट कॉस्ट कंप्यूटेशन, वो सब बात बाद में करेंगे, छोड़िए अभी चलिए पहली बात में आते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वो सारे प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मैं बनाना चाहता हूं उसे मैं कहूंगा जॉइंट प्रोडक्ट या फिर मेन प्रोडक्ट। एक इनपुट मैंने डाला, उस इनपुट से मेरे को पता है कि मेरे को ए भी मिलेगा बी भी मिलेगा, तो ए और बी दोनों क्या है, मेरे मेन प्रोडक्ट्स है या फिर जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। को प्रोडक्ट क्या होता है, को प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि दो अलग अलग कंपनियां हैं, और ये दोनों अलग अलग कंपनी क्या कर रही हैं, एक प्रोसेस को फॉलो करके एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना रही हैं। जैसे IOCL है BPCL है, दोनों ही क्या बना रही है, पेट्रोल बना रही हैं, तो सेम प्रोडक्ट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, को प्रोडक्ट। अब हो सकता है कि IOCL एक अलग प्रोसेस फॉलो करती हो, BPCL एक अलग प्रोसेस फॉलो करती हो, तो दोनों का प्रोसेस अलग है लेकिन प्रोडक्ट क्या है, सेम। तो जब कोई प्रोडक्ट बनता है अलग अलग प्रोसेस को फॉलो करके लेकिन प्रोडक्ट सेम है, तो उसे हम क्या कहेंगे, को प्रोडक्ट। एग्जाम में पूछा नहीं जाता है ऐसे। तो बाई प्रोडक्ट क्या है, बाई प्रोडक्ट एक वैसा प्रोडक्ट है जो कि आपने नहीं सोचा था लेकिन बन गया है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपने नहीं सोचा था बट बनकर तैयार हो गया है। जैसे हमारे एग्जांपल में ए बी मैंने सोचा था बनाऊंगा तो वो मेन प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट है, और एक्स मैंने नहीं सोचा था तो वो मेरे लिए क्या है, बाई प्रोडक्ट है। जैसे कि शुगर प्रोडक्शन, जब चीनी बनती है तो गुड़ बन के आ जाता है, गुड़ क्या है, बाई प्रोडक्ट है। पेट्रोल जब बनता है तो ग्लिसरीन बन जाता है। शुगर प्रोडक्शन में जो बैगीज होता है, बैगीज आपको कैसे मैं समझाऊं, आपने देखा होगा आजकल जो पहले जो डिस्पोजेबल प्लेट्स आते थे
वो थर्मोकॉल से बनते थे, बट अब वो रिप्लेस होके बैगीज से बन रहे हैं, और वो बैगीज जो होता है ना वो बहुत मोटा होता है, मीन्स वो बहुत अच्छा मटेरियल होता है। तो वो बैगीज भी क्या है, हमारा एक बाई प्रोडक्ट है। स्प्लिट ऑफ पॉइंट मैंने बता दिया कि वो पॉइंट जहां पर आपको अब आइडेंटिफाई हो पा रहा है कि आपके पास क्या क्या बनकर आया है, ए बना है, बी बना है, एक्स बना है, जिस पॉइंट पे आप आइडेंटिफाई कर लो दैट इज स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, देखिए बाई प्रोडक्ट मैंने सोचा नहीं था लेकिन बनकर आ गया है, तो मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए तो एक वेस्टेज टाइप का ही चीज है, क्योंकि नहीं सोचा था फिर भी बन के आ गया, क्या करूंगा पता नहीं, बिकेगा कि नहीं मालूम नहीं। तो हम इसे क्या करते हैं, या तो नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट करते हैं, अगर अमाउंट बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, छोटा सा ही अमाउंट है, तो फिर उसको नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट कर लिया जाता है। अब नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट करने का मतलब क्या हो गया कि अगर सेपरेशन पॉइंट जो है उसी पर सेलेबल है, मैंने इनपुट डाला, ये मेरा प्रोसेस है, यहां पे मेरे पास ए बना, एक्स बना, ये मेरा मेन प्रोडक्ट है, ये मेरा बाई प्रोडक्ट है। अब ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बिक जाएगा, सेल्स वैल्यू 10 रुपए है, सेल्स वैल्यू 10 रुपए यहीं पर बिक जाएगा, तो इसको बेच देंगे, बेच के जो भी पैसा आएगा मेन प्रोडक्ट के कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, बेच के जो भी पैसा आएगा मेन प्रोडक्ट के कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। क्लियर है? द रियलाइजेबल वैल्यू शुड बी क्रेडिटेड टू द मेन प्रोसेस अकाउंट। जो मेन प्रोसेस था मेरा ए बनाने का, उसमें हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, मतलब उससे माइनस कर देंगे। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, रिक्वायर्स फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर सेल, अभी नहीं बिकेगा, और प्रोसेस करना पड़ेगा तब बिक जाएगा, तो इसको मैं और प्रोसेस करूंगा, फर्दर प्रोसेस, फिर जाके ये मान लीजिए x1 बना। तो इस केस में क्या करेंगे, वो भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा दिया है कि हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालेंगे, और वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू को मेन प्रोसेस में माइनस कर देंगे। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे मिलेगा भैया, सेल्स वैल्यू लेंगे, सेल्स वैल्यू में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है तो उसको माइनस करेंगे, फिर अगर कोई सेलिंग एक्सपेंस है उसको माइनस करेंगे, अगर कोई प्रॉफिट रख रहा है तो उस प्रॉफिट को भी माइनस कर लिया जाएगा, तो एनआरवी मिलेगा, और उस एनआरवी को हम क्या करेंगे, अपने मेन प्रोडक्ट के साथ रिड्यूस कर लेंगे, मतलब मेन प्रोडक्ट में क्रेडिट कर देंगे। सिंपल एकदम लॉजिक है। देखिए सेल्स में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंस माइनस किया, एस्टिमेटेड प्रॉफिट माइनस किया, तब जाके मेरे को मिल गया एनआरवी, और फिर एनआरवी को अपने मेन प्रोडक्ट में मैं क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। चिंता मत करिए, एक क्वेश्चन में करवाऊंगा इसका, और इसी मेथड को हम कहते हैं रिवर्स कॉस्ट मेथड। क्या कहते हैं, रिवर्स कॉस्ट मेथड। ठीक है, अब ये हो गई अगर मैंने नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट किया तो। अब हो सकता है कि मेन प्रोडक्ट की तरह भी ट्रीट करूं। एक बार क्या हुआ कि एक बार बाई प्रोडक्ट मेरे को पता था कि नहीं बनेगा, मींस मैंने बनाया ए, मेरे को नहीं मालूम था कुछ और बनेगा, एक्स बन गया। अब नेक्स्ट टाइम तो मेरे को पता है, नेक्स्ट टाइम जब मैं प्रोडक्शन करूंगा तब तो मेरे को पता चल गया ना कि ए बनाऊंगा तो एक्स भी साथ साथ बनेगा, एक्स भी साथ साथ बनेगा, और इस एक्स को भी मैं बाजार में बेच सकता हूं। तो अब जब मैं नेक्स्ट टाइम प्रोडक्शन करूंगा तो मैं ए और एक्स दोनों को सोच के करूंगा, दोनों को सोच कर करूंगा, क्योंकि मेरे को तो पता है कि मैं इनपुट डालूंगा तो ए तो बनेगा, लेकिन ए के साथ एक्स भी बनेगा, तो वो एक्स अब मेरा क्या बन गया, धीरे धीरे मेन प्रोडक्ट बन गया है। तो अगर मेन प्रोडक्ट बन जाएगा तब हम क्या करते हैं, तब जो हमारा ज्वाइंट कॉस्ट होता है, भैया ये ज्वाइंट कॉस्ट क्या होता है ये तो आपने बताया ही नहीं। देखिए ये प्रोसेस है जिसमें मैंने इनपुट डाला, तो ये प्रोसेस में जो भी कॉस्ट लग रहा है इसे हम कहते हैं ज्वाइंट कॉस्ट। जो हमारा मेन प्रोसेस होता है, मेन प्रोसेस में जो भी कॉस्ट लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट कॉस्ट। तो हमारे मेन प्रोसेस का जो भी कॉस्ट है ज्वाइंट कॉस्ट, उसे हम कहेंगे, और उस ज्वाइंट कॉस्ट को अब ए में भी बांटेंगे और एक्स में भी बांटेंगे। क्या होगा, ज्वाइंट कॉस्ट ए में भी जाएगा और हमारे बाई प्रोडक्ट में भी जाएगा, लाइक द मेन प्रोडक्ट। यह भी आपको हो सकता है शायद उतना क्लियर ना हो, एक सम के थ्रू क्लियर हो जाएगा पूरा। तो ज्वाइंट कॉस्ट क्या है, जो हमारा मेन प्रोसेस है, जो भी मेन प्रोसेस है उसका जो भी कॉस्ट है उसे हम कहते हैं ज्वाइंट कॉस्ट। हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, नथिंग इज मेंशन्ड, तो आप क्या मानोगे कि आपका जो बाई प्रोडक्ट है उसको आपको नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट करना है। मतलब अगर सेलेबल सेपरेशन पॉइंट पे ही सेलेबल है तो सेल करिए, जो भी कॉस्ट मींस जो भी रियलाइज होगा उसको माइनस कर दीजिए मेन प्रोसेस से। अगर फर्दर प्रोसेसिंग करना पड़ेगा तो फर्दर प्रोसेस करेंगे, जो एनआरवी आएगी फिर उसको मेन प्रोडक्ट में क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? कि ये क्वेश्चन है, ये हम करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोमेक्स और बेरोसिल का। अ फैक्ट्री इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल बोमेक्स
किसको बना रही है, बोमेक्स को बना रही है, तो बोमेक्स हमारा क्या है, मेन प्रोडक्ट। बोमेक्स जो है हमारा दैट इज मेन प्रोडक्ट। एंड इन द कोर्स ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर अ बाई प्रोडक्ट बेरोसिल इज प्रोड्यूस्ड, एक बाई प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया जिसका नाम क्या है, बेरोसिल, विच आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग हैज अ कमर्शियल वैल्यू। इसको क्या करना पड़ेगा, फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके उसकी कमर्शियल वैल्यू कुछ आएगी। तो इसका एक ड्राइंग चार्ट बना लेते हैं। मैंने इनपुट डाला, ये हमारा प्रोसेस है। अब मेरे को दो प्रोडक्ट मिले, एक क्या मिला, बोमेक्स, एक मिला बेरोसिल। बोमेक्स बेरोसिल, बोमेक्स है मेरा मेन प्रोडक्ट, बेरोसिल है मेरा बाई प्रोडक्ट। अब बेरोसिल को क्या करना पड़ेगा, फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके इसकी कुछ सेलेबल वैल्यू आएगी, फर्दर प्रोसेस। तो ये जो पॉइंट है इसे मैं क्या कहूंगा, स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जहां पे मेरे को पता चल रहा है कि मेरे पास दो सामान आ गए हैं, एक बोमेक्स एक बेरोसिल, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। मटेरियल का खर्चा लगा है 1,00,000, जॉइंट एक्सपेंस का मतलब ये जो प्रोसेस है, क्या हो गया ये जो आपका मेन प्रोसेस है, इसमें जो भी कॉस्ट लगता है उसे हम कहते हैं जॉइंट एक्सपेंस। तो इसमें क्या क्या कॉस्ट लगा है, इसमें लगा है हमारा 1,00,000 रुपए मटेरियल का, 50,000 लेबर का, ओवरहेड्स का 30,000। तो यहाँ पे मेन प्रोडक्ट 1,80,000 मेरा इस प्रोसेस में लगा, तो यहाँ लिख देंगे। फिर आगे क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन में, सेपरेट एक्सपेंस ऑफ बोमेक्स एंड बेरोसिल। सेपरेट एक्सपेंस का मतलब हो गया फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, क्योंकि यहां तक तो ज्वाइंट लग रहा है सब कुछ, ये तो ज्वाइंट कॉस्ट है। अब ज्वाइंट कॉस्ट के बाद जो लगेगा वो होता है सेपरेट एक्सपेंस। तो हो सकता है इसको भी शायद फर्दर प्रोसेस करना पड़ा हो। अब दोनों में फर्दर प्रोसेसिंग में क्या लगा है, बोमेक्स के केस में 6,000, 20,000, 10,000, तो यहां पे लगा है 36,000 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। बेरोसिल का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या है, 4,000, 18,000 और 6,000, 4,000, 18,000, 6,000, दैट मीन्स 28,000 रुपए, 28,000 रुपए बेरोसिल का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। फिर सेलिंग प्राइस है 98 और 34, सेल्स वैल्यू है 34। सेलिंग एक्सपेंस, यहां पे एक प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट कितना रखते हैं हम, ₹4 पर यूनिट, प्रॉफिट हम रख लेते हैं 4 रुपए पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस 2,000, 2,000, आपने कितने यूनिट्स बनाए, दोनों के 2,000, इसकी सेल्स वैल्यू 98, 2,000, 2,000 यूनिट्स, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। द फैक्ट्री यूजेस रिवर्स कॉस्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग। वही रिवर्स कॉस्ट मेथड का मतलब हमारे जो भी सेल्स वैल्यू आएगा बाय प्रोडक्ट का, उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे, सेलिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, प्रॉफिट जो होगा वो माइनस करेंगे, तब जाके एनआरवी आएगा। और फिर उस एनआरवी को हम क्या करते हैं, हमारा जो मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है उसमें क्रेडिट कर देते हैं, बस। वेयर बाई द सेल्स वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट्स आफ्टर डिडक्शन, ये उसका मतलब बताया, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग जॉइंट कॉस्ट एलोकेबल टू बोमेक्स। बोमेक्स के हिस्से में कितना कॉस्ट आएगा ये बताना है, बड़ा इजी है। जॉइंट कॉस्ट क्या आया है, जॉइंट कॉस्ट आया है 1,00,000, 50,000, 30,000, यही तो जॉइंट कॉस्ट है। और इस जॉइंट कॉस्ट में से मैं क्या करूंगा, बेरोसिल का जो भी एनआरवी होगा उसको माइनस कर दूंगा, यही करते हैं हम, बस ये करेंगे पहले। आइए, एनआरवी ऑफ बेरोसिल, देखिए ये मैं एकदम रफली बस आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि मेन कैसे इसका प्रेजेंटेशन होगा वो आपने ऑलरेडी क्लास में सीखा है, आपके पास फेयर में उसका सोल्यूशन भी है। ये भी रिवीजन के हिसाब से बस हम एक रफली स्क्रिबल करते हुए चलेंगे। तो सेल्स क्या आने वाली है, सेल्स वैल्यू 34 इंटू 2,000, 34 रुपीज उसकी सेल वैल्यू थी, 2,000 यूनिट्स मैंने बनाए, 68,000 माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेस करने में कितना लगा, 28,000 लगा, ये माइनस करेंगे। और सेलिंग एक्सपेंस कुछ नहीं है तो ऐसे ही रहने देंगे। और प्रॉफिट कितना था भैया, एक यूनिट पे 4 रुपए, क्वेश्चन में मेंशन्ड है 4 रुपए पर यूनिट, देखिए 4 रुपीज पर यूनिट प्रॉफिट भी आप रखते हो, तो उसको भी माइनस करिए।
2000 इंटू 4, 8000। तो ये आ गया हमारा 68,000 माइनस 28,000 माइनस 8,000, 32,000 एनआरवी। एक बार मेरे को एनआरवी मिल गई तब मैं क्या करूंगा, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है उसके कॉस्ट में इसको माइनस कर दूंगा। तो जॉइंट कॉस्ट एलोकेबल टू बोमेक्स, जॉइंट कॉस्ट एलोकेबल टू बोमेक्स। क्या आया है जॉइंट कॉस्ट, 1,80,000 रुपए जॉइंट कॉस्ट था, जिसमें से 32,000 रुपए तो बेरुसिल से आ गया, तो इसको रिड्यूस कर लेंगे। 1,80,000 माइनस 32,000, 1,80,000 माइनस 32,000, 1,48,000। तो बोमेक्स की जो कॉस्ट है दैट इज 1,48,000। क्लियर पूरा पिक्चर। फिर क्या निकालना है हमें, फिर निकालना है प्रोडक्ट वाइज एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फैक्ट्री फॉर अप्रैल। आपको प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है, दो प्रोडक्ट है अपने पास, एक बोमेक्स एक बेरोसिल। बोमेक्स और ये है बेरोसिल। सेल्स वैल्यू क्या है बोमेक्स की सेल्स वैल्यू, बोमेक्स की सेल्स वैल्यू जो है दैट इज 98 इंटू 2000, 1,96,000 माइनस जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट इसके हिस्से में कितना आया, अभी हमने निकाला 1,48,000, माइनस करेंगे, माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। और इसको प्रोसेस भी तो मैंने किया, सेपरेट एक्सपेंस भी लगा है, कितना लगा है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगा है इसमें 6,000, 20,000, 30, 10,000, दैट मीन्स 36,000। तो बोमेक्स का जो प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है, 1,96,000 माइनस 1,48,000 माइनस 36,000, 12,000 रुपए बोमेक्स का प्रॉफिट। और बेरोसिल का तो आपको डायरेक्टली गिवन था 4 रुपए पर यूनिट, तो 4 इंटू 2,000, 4 इंटू 2,000, क्योंकि आपने 2,000 यूनिट्स बनाए, 4 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट आना है 8,000। तो टोटल प्रॉफिट 12,000 प्लस 8,000, 20,000। एकदम क्लियर हो गया, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था ये, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा भी। बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट यही होगा कि आपको क्या निकालना है, उसकी एनआरवी निकालनी है, एनआरवी को मेन प्रोडक्ट में क्रेडिट करके कम कर लेना है उसकी कॉस्ट को, बस खत्म। तो ये हमारा एक पार्ट होता है डन, जिसमें हमने क्या सीखा कि हम बाय प्रोडक्ट के कॉस्ट को कैसे मेन प्रोडक्ट के कॉस्ट में क्रेडिट करते हैं, ये पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो बात करेगा कि जब मेन प्रोडक्ट जो बाय प्रोडक्ट है उसको बाय प्रोडक्ट की तरह नहीं ज्वाइंट प्रोडक्ट की तरह ट्रीट किया जाए, मींस वो मेन प्रोडक्ट की तरह ही काम करेगा। तो उस केस में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि ये जो ज्वाइंट कॉस्ट है, जैसे यहां पे ज्वाइंट कॉस्ट 1,80,000 था, तो ये 1,80,000 पूरा किसको मिला, पूरा बोमेक्स को मिला। मैंने क्या किया, 1,80,000 का जो मेरा ज्वाइंट कॉस्ट था उसमें से बेरुसिल को बेच के जो आया उसको माइनस किया, और पूरा किसके हिस्से में डाला, पूरा डाला मैंने बोमेक्स के हिस्से में। बट जब हम बाई प्रोडक्ट जो हमारा है, मीन जो हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, उसको बाई प्रोडक्ट की तरह नहीं ट्रीट करेंगे, उसको मेन प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, तो इसके हिस्से में भी कॉस्ट आएगा, इसके हिस्से में भी कॉस्ट आएगा। उसके अलग अलग हमारे पास 9 मेथड्स हैं, वो मेथड्स अब हम सीखेंगे। देखिए ये आ गया हमारा 32,000 रुपए इसका एनआरवी, रिड्यूस किया, 12,000 इसका प्रॉफिट, बेरोसिल का 8,000, 20,000, ये तो हो गया। अब हमें क्या सीखना है कि हमारा जो भी ज्वाइंट प्रोडक्ट है उसके लिए हम ज्वाइंट एक्सपेंस को कैसे एलोकेट करने वाले हैं। अपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, तो जो भी हमारा नेट ज्वाइंट कॉस्ट है या फिर प्री सेपरेशन कॉस्ट है, जो भी स्प्लिट ऑफ पॉइंट के पहले लग रहा है, उसके कॉस्ट को हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे मेन प्रोडक्ट्स या फिर ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हैं उन सब के हिस्से में डालेंगे, और उसके अलग अलग मेथड्स हैं। आइए देखिए, सबसे पहला जो मेथड है वो क्या है, चलिए पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल से रिलेट करते हुए आपको सारे क्वेश्चन समझा दिया जाएगा। ये इनपुट है, ये हमारा प्रोसेस है,
ये एक प्रोडक्ट बना ए, ये एक प्रोडक्ट बना बी। ए कितने यूनिट्स बना है? ए बना है 3000 यूनिट्स, बी बना है आपका 2000 यूनिट्स। सपोज करिए इस ए की जो सेल प्राइस है वो 30 रुपीज़ है, ये 30 क्या है? सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे इसकी सेलिंग प्राइस है 20। ए बी दोनों की सेलिंग प्राइस गिवन है। अब ए को हम फर्दर प्रोसेस भी करते हैं, ए को फर्दर प्रोसेस भी करते हैं, और फर्दर प्रोसेस में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो लगता है वो लगता है 10,000। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 10,000। इसके बाद मेरे को मिलता है एक प्रोडक्ट जिसका नाम है A1, उसकी सेल्स वैल्यू क्या है? उसकी सेल्स वैल्यू है सपोज कर लीजिए 50, उसकी सेल्स वैल्यू क्या है? 50। सिमिलरली बी को भी हम फर्दर प्रोसेस करते हैं, इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है सपोज कर लेते हैं 8,000 रुपये, और इसके बाद जो प्रोडक्ट मेरे को मिलता है उसका नाम है B1, इसको हम सेल करेंगे कितने रुपए पे करें? इसको चलिए 35 रुपीज़ पे सेल करते हैं। क्लियर है पूरा एग्जाम्पल? क्या हुआ कि मैंने इनपुट डाला एक प्रोसेस में, इस प्रोसेस में जो कॉस्ट लगी जॉइंट कॉस्ट, यहाँ पे जो जॉइंट कॉस्ट है वो है 50,000 रुपये। जॉइंट कॉस्ट क्या लगा? 50,000 रुपये लगा। अब इससे दो प्रोडक्ट बन के आए ए और बी, और दोनों ही प्रोडक्ट्स को हम मेन प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, दोनों ही प्रोडक्ट को हम मेन प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। ए 3,000 यूनिट्स, बी के 2,000 यूनिट्स, ए 30 रुपीज़, बी 20 रुपीज़, और इनकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या है? 10,000, 8,000, और फर्दर प्रोसेस होने के बाद जो मेरे को मिलेगा A1, उसकी सेल्स वैल्यू क्या है? 50 रुपये, और B1 की सेल्स वैल्यू क्या है? 35 रुपये। क्लियर है ये एग्जाम्पल? कोई परेशानी नहीं है। हमें क्या करना है? दोनों ही प्रोडक्ट हमारे क्या है? मेन प्रोडक्ट हैं, तो ये जो जॉइंट कॉस्ट है दोनों के हिस्से में जाएगा। ए को भी कुछ पार्ट बियर करना पड़ेगा, बी को भी कुछ पार्ट बियर करना पड़ेगा, और कौन सा मटेरियल कितना बियर करेगा ये यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड होता है जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने का, मेथड्स ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, मेथड्स ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। क्या क्या मेथड्स हैं अपने पास? सबसे पहला मेथड जो है दैट इज फिजिकल यूनिट मेथड, फिजिकल यूनिट मेथड। बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। फिजिकल यूनिट मेथड कहता है कि जो भी जॉइंट एक्सपेंस लगा है, जो भी जॉइंट एक्सपेंस लगा है उसको जितने यूनिट्स बने हैं उस रेशियो में बांट दीजिए। फिजिकल यूनिट मेथड क्या कहता है कि जितने भी यूनिट्स आपने बनाए, जो भी जॉइंट कॉस्ट लगा है उसको जितने भी यूनिट्स आपने बनाए उसके रेशियो में बांट दीजिए। डिस्ट्रीब्यूट द जॉइंट कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। बस। तो मैंने कितने यूनिट्स बनाए? ए के 3,000, बी के 2,000, और जॉइंट कॉस्ट क्या लगा है? 50,000। जॉइंट कॉस्ट 50,000। ए के हिस्से में कितना जाएगा, बी के हिस्से में कितना जाएगा? देखिए ए और बी कितना बना है? 3,000, 2,000, तो रेशियो क्या रहेगा? 3:2। रेशियो बनेगा 3:2, तो 50,000 इंटू 3/5 दैट इज 30,000, और बी के केस में 50,000 इंटू 2/5 जो कि आएगा 20,000। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बिल्कुल भैया, बड़ा ही आसान था। तो ये आ गया 30,000, ये आ गया 20,000। अब अगर आप पर यूनिट चेक करोगे तो पर यूनिट क्या आने वाला है? पर यूनिट यहां पर आएगा 10 रुपए, और यहां पे भी पर यूनिट आएगा 10 रुपए। देख लीजिए, 30,000 रुपए जॉइंट कॉस्ट लगा, 3,000 यूनिट्स बने तो पर यूनिट 10 रुपए आया। यहाँ पे 20,000 रुपए लगे और कितने यूनिट्स बनकर आए? 2,000, तो पर यूनिट 10 रुपए की कॉस्ट आई। तो यही इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि दोनों के हिस्से में क्या होता है? बराबर जॉइंट कॉस्ट आ जाता है। दोनों के हिस्से में बराबर जॉइंट कॉस्ट आ जाता है। सपोज करिए ना कि एक घर है, एक घर में दो भाई हैं, तो दो भाई कैसे खर्चे उठाएंगे? दो भाई खर्चे कैसे उठाएंगे? लॉजिकल क्या लग रहा है? जिस भाई की कमाई ज्यादा है वो ज्यादा खर्चा उठाएगा, जिसकी कमाई कम है वो कम खर्चा उठाएगा, यही तो लॉजिक कहता है। लेकिन इस मेथड के हिसाब से दोनों को बराबर खर्चा उठाना है, दोनों को ही बराबर खर्चा उठाना है, तो वो तो कहीं ना कहीं गलत है। जिससे ज्यादा कमाई आप कर रहे हो
उसके हिस्से में कॉस्ट ज्यादा जाना चाहिए, और जिससे आप कम कमाई कर रहे हो उसके हिस्से में कॉस्ट भी कम जाना चाहिए। बट इस मेथड में दोनों में ही बराबर कॉस्ट जाता है, तो ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन क्या है वो मैं बता रहा हूं, लिख ही देता हूं। लिमिटेशन, सेम जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट फॉर ऑल मेन प्रोडक्ट्स। सारे मेन प्रोडक्ट्स के लिए जो हमारा जॉइंट कॉस्ट है दैट इज सेम। सेकेंड जो हमारा मेथड है दैट इज एवरेज यूनिट मेथड, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट मेथड। ये मेथड क्या बोलता है? ये मेथड बोलता है कि पहले आप एवरेज कॉस्ट निकाल लीजिए, पहले आप एवरेज कॉस्ट निकाल लीजिए, और एवरेज कॉस्ट आपका जो भी आएगा उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके ए और बी दोनों का जॉइंट कॉस्ट निकाल लीजिएगा। देखिए क्या कहना चाह रहा हूं, एवरेज कॉस्ट निकालेंगे पहले पर यूनिट। मैंने जॉइंट कॉस्ट कितना लगाया है? 50,000, और इस 50,000 के हेल्प से मैंने यूनिट्स कितने बनाए? ए का 3,000, बी का 2,000, ए का 3,000, बी का 2,000, दैट इज 5,000 यूनिट्स, दैट मीन्स 10 रुपीज पर यूनिट। मेरी एवरेज कॉस्ट जो है वो है 10 रुपए पर यूनिट। अब ए के हिस्से में कितना जाएगा? ए के हिस्से में चला जाएगा 10 इंटू 3,000 यूनिट्स बने 30,000, और बी के हिस्से में 10 इंटू 2,000 यूनिट्स 20,000। इसमें भी वही बात है, दोनों का ही जो कॉस्ट है वो 10 रुपए पर यूनिट है। तो सेम ये जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट मेथड है ये सेम इसके जैसा ही है, सेम इसके जैसा ही है, बट प्रेजेंटेशन अलग है, प्रेजेंटेशन सिर्फ अलग है। तो ये दो मेथड हो गए बड़े इजी से। तीसरा मेथड, इसके बाद अब है मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड, जो लिमिटेशन था ना हमारे फिजिकल यूनिट्स मेथड में और एवरेज कॉस्ट पे यूनिट मेथड में, उस लिमिटेशन को ये सॉल्व करता है। याद है मैंने वो एग्जांपल जो दिया अभी भाई वाला, कि जिसकी कमाई ज्यादा वो ज्यादा कॉस्ट बियर करेगा, तो यहां पे वही लॉजिक काम करता है कि जिसकी कमाई ज्यादा है उसको हम ज्यादा कॉस्ट का हिस्सा देंगे, और जिसकी कमाई कम है उसको कॉस्ट का कम हिस्सा देंगे। और नाम क्या है? मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। तो सेपरेशन पॉइंट पे क्या मार्केट वैल्यू है उसको देखना है। सेपरेशन पॉइंट हमारा क्या है? सेपरेशन पॉइंट है ये, यहां पर मार्केट वैल्यू क्या है? सेलिंग प्राइस है 30, यहां पे सेलिंग प्राइस है 20। तो किसकी सेलिंग प्राइस ज्यादा है? भैया सेलिंग प्राइस तो ए की ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन में देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि यहां पर तो आपको ए को ही लेना पड़ेगा, लेकिन यहां पे ना हम सेलिंग प्राइस नहीं देखते हैं, हम मार्केट वैल्यू देखते हैं। यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मेरे को मार्केट प्राइस मिलता है। अब एक बात आप समझ लीजिए, हो सकता है कि ये ए 1,000 यूनिट्स ही रहता, फॉर एग्जाम्पल ए 1,000 यूनिट्स है, तो ए की मार्केट वैल्यू क्या है? ए की मार्केट वैल्यू है 30,000 रुपए, और वहीं बी की मार्केट वैल्यू क्या है? 2,000 इंटू 20, तो बी की जो मार्केट वैल्यू है दैट इज 40,000 रुपीज। तो कौन सा भाई ज्यादा पैसा कमा रहा है? बी ज्यादा कमा रहा है, तो उसके हिस्से में कॉस्ट ज्यादा जाएगा। लेकिन यहां पर अभी तो चलिए 3,000 का जो अपना एग्जाम्पल था वही रखते हैं। ये बस मैंने आप लोगों को समझाने के पर्सपेक्टिव से बता दिया कि आपको कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं देखना है, आपको मार्केट वैल्यू देखना है। और ये मार्केट वैल्यू आपको कैसे मिलेगा? नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। तो मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट मेथड में ए की मार्केट वैल्यू क्या है? ए की मार्केट वैल्यू है 3,000 इंटू 30 रुपीज 90,000, और वहीं बी की मार्केट वैल्यू क्या है? 2,000 इंटू 20 40,000। तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से, मार्केट वैल्यू के रेशियो में अब हम जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन कर देंगे। तो हमारा जॉइंट कॉस्ट क्या आएगा? 50,000, ये ए और बी में गया, 50,000 इंटू 9/13, 90,000 40,000 का रेशियो क्या बनेगा? 9:4, और बी के हिस्से में 50,000 इंटू 4/13। बड़ा ही सिंपल है, 50,000 इंटू 9/13, यह आएगा हमारा 34,615,
और बी के हिस्से में 50,000 टू 4/13, 15385 आंसर। खत्म ये भी। फोर्थ पॉइंट, मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग पॉइंट। मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मेथड, नाम से ही समझ में आ गया भैया, यहां पर हम आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वाला मार्केट वैल्यू लेंगे बस। कई बार आपको क्वेश्चन में हो सकता है कि मार्केट वैल्यू आफ्टर सेपरेशन पॉइंट नहीं गिवन होगा, तो आप मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग पॉइंट मेथड ले लीजिएगा। तो यहां पर हम मार्केट वैल्यू देखेंगे अपने ए की और बी की। ए की मार्केट वैल्यू क्या है 50 इंटू यूनिट्स कितने हैं 3000। अब हो सकता है ना कि फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद यूनिट्स कम या बेसी हो जाए। फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद हो सकता है कि यूनिट्स कम या ज्यादा हो जाए। तो जो भी फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाले यूनिट्स होंगे आप उसके हिसाब से मार्केट वैल्यू निकालिएगा। ये ध्यान में रखना है कि फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स आपके रहे, अगर कुछ नहीं मेंशन है तो आप मान लीजिएगा कि जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे थे वही फर्दर प्रोसेसिंग के बाद भी है। लेकिन अगर यूनिट्स चेंज हो जाएंगे तो हम चेंज्ड यूनिट के हिसाब से अपनी मार्केट वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर हमारी मार्केट वैल्यू क्या आने वाली है, ए की सेलिंग प्राइस है 50, बी की है 35। 50 35, ए के मैंने बनाए 3000 यूनिट्स और बी के मैंने बनाए 2000 यूनिट्स। तो ए की सेल्स वैल्यू आई 1,50,000 और बी की आई 70,000। तो अब रेशियो क्या बना, रेशियो बन गया 15:7 का। रेशियो बन गया 15:7 का। तो अब जो आपका जॉइंट कॉस्ट है उसको आप 15:7 के रेशियो में बांट दीजिए, बड़ा ही सिंपल है। जॉइंट कॉस्ट इज इक्वल टू 50,000 इंटू 15/22, ये आया ए का। और सिमिलरली उसी तरीके से अब आ जाएगा बी का, 50,000 इंटू 7/22, 50,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 22, 34091। और बी के केस में 50,000 इंटू 7/22, 15909। हो गया है अपोर्शनमेंट, ऐसे ही करना है बस, बड़ा ही सिंपल है। फिर हमारा फिफ्थ मेथड, नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड। नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड, नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड में क्या करना है ना कि यहां पर आपके पास स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद वाली सेल्स वैल्यू है ही नहीं। आप ऐसा समझिए कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जो सेल्स वैल्यू होनी चाहिए वो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। आपको क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। कहां गया, ये क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है। आप ऐसा भूल जाइए अभी एक बार के लिए कि ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है। तब आप क्या करोगे, तब हम यहां पर आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वाली सेल्स वैल्यू लेंगे और उसके हिसाब से इस पॉइंट पर आएंगे। कैसे आ सकते हैं, देखिए आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो भी हमारा कॉस्ट है, मीन जो भी हमारी सेल्स वैल्यू है, उसमें से हम अगर अपने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट जो लगेगा उसको माइनस कर देंगे तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो भी मेरी सेल्स वैल्यू आई उसमें अगर फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट को माइनस कर दूं, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट जो लगेगा उसको भी अगर माइनस कर दूं तो मैं यहां पर पहुंच जाऊंगा। तो यही करना है आपको। नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड का कहना है कि आपकी जो भी सेल्स वैल्यू है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, उसमें से आप फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अगर कुछ है तो उसको माइनस कर दीजिए, सेलिंग एक्सपेंसेस कुछ है तो उसको माइनस कर दीजिए, तो आपको मिलेगा नोशनल सेल्स वैल्यू। क्या मिलेगा, नोशनल सेल्स वैल्यू या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनआरवी मेथड। फिर उस एनआरवी के हिसाब से हम क्या करेंगे, उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांट देंगे। बड़ा ही सिंपल है। तो ए के लिए, बी के लिए सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग क्या, ये हमने यहां पे अभी निकाला था 1,50,000 और 70,000, 1,50,000 70,000। इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा भैया, आपके फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस करिए। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमारा क्या है 10,000 8,000, 10,000 8,000। तो ये क्या बनकर आ गया 1,50,000 माइनस 10,000।
सेलिंग एक्सपेंस हमारे पास कुछ है नहीं, 1,40,000 और 70,000 माइनस 8,000, 62,000। तो ये रेशियो आ गया हमारा 140:62, 30 कट, 140:62 का रेशियो आ गया। तो अब जो आपके 50,000 है उसको आप इस रेशियो में बांट दीजिए। जॉइंट कॉस्ट ए बी, ए को मिलेगा 50,000 इंटू 140 डिवाइडेड बाई 202 और बी के हिस्से में 50,000 इंटू 62 डिवाइडेड बाई 202। तो 50,000 इंटू 140 डिवाइडेड बाई 202, ये आ रहा है 77,624। नहीं, एक सेकंड, कुछ मिस्टेक कर दिया है क्या मैंने? ऐसा तो आना नहीं चाहिए। 50,000 इंटू 140 डिवाइडेड बाई 202, नहीं 34653, 34653 और 50,000 इंटू 62 डिवाइडेड बाई 202, 15347, 15347। तो ये हमारा ज्वाइंट कॉस्ट हो गया। अगेन बड़ा सिंपल। तो एक बार वापस से सारे मेथड्स को रिवाइज करिए। फिजिकल यूनिट मेथड में क्या बताया कि जो भी आउटपुट आएगा आपका उसके यूनिट्स आउटपुट के रेशियो में बांट देना है। सेकंड, एमवी एट सेपरेशन पॉइंट मेथड, एमवी एट सेपरेशन पॉइंट मेथड पे हम क्या देखेंगे कि सेपरेशन पॉइंट पे जो भी मेरी सेल्स वैल्यू है उसके हिसाब से जो रेशियो बनेगा उसमें ज्वाइंट कॉस्ट को बांट देंगे। फिर एमवी एट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मेथड, तो फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो मेरी सेल्स वैल्यू आएगी उसके हिसाब से मार्केट वैल्यू निकालेंगे और उस रेशियो में बांट देंगे। फिर एनआरवी मेथड या फिर नोशनल सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट मेथड, इसमें हम क्या करेंगे, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग लेंगे, उसमें से अपने सेलिंग कॉस्ट को माइनस करेंगे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस करेंगे तो नोशनल सेल्स वैल्यू आ जाएगी और उस नोशनल सेल्स वैल्यू के हिसाब से फिर हम ज्वाइंट कॉस्ट को बांट देंगे। एक हमने पढ़ा था एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, उसमें हम एवरेज यूनिट कॉस्ट निकालेंगे और फिर उसके हिसाब से बांट देंगे। सिंपल था एकदम। नेक्स्ट अब आप आ जाइए रिवर्स कॉस्ट एनआरवी मेथड पे। रिवर्स कॉस्ट एनआरवी मेथड सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है रिवर्स कॉस्ट एनआरवी मेथड। सिक्स्थ, रिवर्स कॉस्ट एनआरवी मेथड। देखिए इसके नाम में क्या है, कॉस्ट, इसके नाम में क्या है, कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे अपना सेल्स वैल्यू, इसमें से हम माइनस करेंगे प्रॉफिट। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, सेल्स में प्रॉफिट माइनस करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम माइनस करेंगे सेलिंग एक्सपेंस अगर कुछ है तो, और उसके बाद हम माइनस कर देंगे अपना फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस करने के बाद मेरे को मिल जाएगा मेरा जॉइंट कॉस्ट। क्या मिलेगा मेरे को, जॉइंट कॉस्ट। कैसे करना है देखिए, चलिए ए बी। अब जो हमारा ओरिजिनल एग्जांपल है उसमें आते हैं। कहाँ गया हमारा एग्जांपल, हाँ ये। सब कुछ आपको पता ही है। अब आप ऐसा एज्यूम करिए ना कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको गिवन है कि आपका जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है ए के केस में 20% है और बी के केस में 10% है। ए के केस में 20% है, बी के केस में 10% है, ठीक है। और ये कौन सा प्रॉफिट है, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाला, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाला प्रॉफिट है। तो सेल्स वैल्यू हमारा क्या है, 1,50,000 और बी के केस में 35 रुपीज की सेल्स वैल्यू थी मल्टीप्लाइड बाई 2,000, 70,000। इसमें से प्रॉफिट माइनस करते हैं। तो ए का प्रॉफिट कितना है, एस्टिमेटेड जो है 20%, 20%। तो 1,50,000 का 20% 30,000 और बी के केस में है 10,000, तो 70,000 का 10% 7,000 माइनस कर लिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 1,20,000 और बी के केस में 70,000 में 7,000 गया 63,000। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस कितना है, कुछ भी नहीं गिवन है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट गिवन है, हाँ भैया 10,000 8,000 गिवन है, तो 10,000 8,000 गिवन है, माइनस कर देंगे। 120 आया इधर और इधर आया 63,000, तो 120 माइनस 10
1,10,000 और यहाँ पे 63,000 माइनस 8,000 55,000। अब आप अपना ज्वाइंट कॉस्ट का एक बार टोटल करिए। ज्वाइंट कॉस्ट का टोटल आ रहा है 1,10,000 प्लस 55,000। भैया ये तो 1,65,000 आ गया। हमारा तो ज्वाइंट कॉस्ट सिर्फ 50,000 है। हमारा तो ज्वाइंट कॉस्ट सिर्फ 50,000 है। ये इसके हिसाब से तो 1,65,000 आ गया, तो ये गलत है। अब आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए यहां पर इन दोनों का टोटल 50,000 आ जाता तब तो वही ज्वाइंट कॉस्ट रह जाता, लेकिन अब क्या हो गया कि इन दोनों का टोटल 165 आ गया है। तो आपका जो भी एक्चुअल ज्वाइंट कॉस्ट है आप उसको इस रेशियो में बांट दीजिए। आप अपने एक्चुअल ज्वाइंट कॉस्ट को इस रेशियो में बांट दीजिए। तो ज्वाइंट कॉस्ट क्या होगा, ए बी 50,000, रेशियो क्या है देखिए 55,000 1,10,000 2:1 का रेशियो है। 55,000 और 1,10,000 2:1 का रेशियो है। तो 2/3 यहाँ पे 50,000 इंटू 1/3 ये आएगा हमारा 33,333, यही आना चाहिए ना, और यहाँ पर 16,667। तो ये ज्वाइंट कॉस्ट हो गया। अगर डायरेक्टली इन दोनों का टोटल आपको 50,000 मिल जाता तो वही ज्वाइंट कॉस्ट होता, बट यहाँ पे इन दोनों का टोटल 1,65,000 आ गया, मतलब कुछ अलग आया 50,000 से। तो जब भी अलग फिगर आएगी तो आप क्या करोगे, आप उसको जो भी रेशियो आएगा उस रेशियो में 50,000 को बांट दोगे। सिंपल एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, रिवर्स कॉस्ट एनआरवी मेथड। सेम है आपके नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड के जैसा, बस नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड में हम क्या करते हैं ना, एस्टिमेटेड प्रॉफिट को नहीं माइनस करते हैं। यहाँ पे भी देखिए हमने सेल्स वैल्यू में आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस किया, सेलिंग एक्सपेंस को माइनस किया, वो हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। सेल्स वैल्यू में आपके फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को और सेलिंग एक्सपेंस को माइनस कर रहे हैं। बस एक अलग चीज क्या है, प्रॉफिट को भी माइनस कर दे रहे हैं। प्रॉफिट को माइनस कर दे रहे हैं तो कॉस्ट आ जा रहा है, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, रिवर्स कॉस्ट एनआरवी मेथड। और याद रखिएगा कि कौन सा प्रॉफिट माइनस करना है, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो प्रॉफिट आएगा हमेशा उसको माइनस करना है। क्लियर। फिर सेवेंथ मेथड पे आ जाइए। सेवेंथ मेथड क्या है हमारा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, सारे मेथड्स कर लिए ना हमने। हाँ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड क्या बताएगा, कंट्रीब्यूशन क्या होता है भैया, सेल्स वैल्यू माइनस हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है। तो यही करना है, यहां पे आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है। इसमें क्या होगा, आपको वेरिएबल कॉस्ट अलग फिक्स्ड कॉस्ट अलग, ये जब गिवन होगा तब आप इस मेथड को अप्लाई करोगे। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड अपने को तब लगाना है जब आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का अलग अलग बाइफर्केशन गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेल्स वैल्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, फिर जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा उस रेशियो में फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए अब एग्जांपल। चलिए इसी में मान लेते हैं ना कि ये जो हमारा ज्वाइंट कॉस्ट है 50,000, इसमें वेरिएबल कॉस्ट है 30,000 और फिक्स्ड कॉस्ट है 20,000। ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए बी, सेल्स वैल्यू क्या है, सेल्स वैल्यू आपको हमेशा कौन सा ले लेना है, आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट का। इस मेथड में आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद सेल्स वैल्यू मेरी क्या है, ए के केस में है 30, बी के केस में है 20। तो 30 इंटू 3,000 यूनिट्स 90,000, और बी के केस में 2,000 इंटू 20 40,000। सेल्स वैल्यू में हम माइनस करेंगे क्या, माइनस करेंगे सबसे पहले अपना वेरिएबल कॉस्ट। भैया वेरिएबल कॉस्ट तो मेरे को टोटल गिवन है 30,000, ए का कितना है बी का कितना है ये तो गिवन नहीं है। यहीं पर आपका स्टेप 1 आता है कि वेरिएबल कॉस्ट को आप कैसे बांटोगे, यूनिट्स के हिसाब से। यूनिट्स के हिसाब से आपको वेरिएबल कॉस्ट को बांट देना है, यूनिट्स के हिसाब से बांट दीजिए, यूनिट्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट। तो यूनिट्स मेरे कितने हैं 3,000 2,000, दैट मीन्स 3:2 का रेशियो में जाएगा, 3:2। तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट टोटल मिला के है 30,000, 30,000 इंटू 3/5
30,000 इंटू 3/5 और ये 30,000 इंटू 2/5, 18,000 और ये 12,000। आपका कंट्रीब्यूशन आ गया, अब कंट्रीब्यूशन आ गया 72,000 और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आया 28,000। क्लियर? अब जो भी कंट्रीब्यूशन आया उसके रेशियो में फिक्स्ड कॉस्ट को बांट दीजिए। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है 20,000, उसको बांटना है किस रेशियो में? 72:28 के रेशियो में। 72:28 के रेशियो में अब हम अपने फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे। तो ये 72,000 इंटू 20,000 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आएगा कितना? 14,400 और 20,000 इंटू 28/100, यह आएगा 5,600। तो 72,000 में 14,400 गया, 57,600 और बी के केस में 28,000 माइनस 5,600, 22,400। तो मेरे को ये जो रिजल्ट आया इससे मतलब नहीं है, मेरे को मतलब किससे है? जॉइंट कॉस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन से। तो जॉइंट कॉस्ट में क्या है? वेरिएबल कॉस्ट भी है, फिक्स्ड कॉस्ट भी है। तो एक ही जॉइंट कॉस्ट क्या आ गई? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट है आपका 14,400 और वेरिएबल कॉस्ट है 18,000। 18,000 प्लस 14,400 यह आएगा 32,400। और बी के केस में फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट है आपका 5,600, वेरिएबल कॉस्ट है 12,000। 12,000 प्लस 5,600 17,600। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन जॉइंट कॉस्ट का। बड़ा इजी था, खत्म। अब जो हमारा एक और मेथड बच जाता है 8th, दैट इज कांस्टेंट जीपी मार्जिन मेथड। क्या नाम है उसका? कांस्टेंट जीपी मार्जिन मेथड। पहले आप अपना फॉर्मेट सेट करिए, ए बी। अभी जस्ट मैंने बताया था हम क्या लेंगे? सेल्स, ये टोटल है सपोज करिए। सेल्स में आप माइनस करेंगे प्रॉफिट, तो आपको क्या मिलेगा? सेल्स में प्रॉफिट माइनस हो गया तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ, ये हाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या माइनस करेंगे? सेलिंग एक्सपेंस। तो मेरे को मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम माइनस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो मेरे को मिल जाएगा जॉइंट कॉस्ट। यही तो है जॉइंट कॉस्ट। अब जॉइंट कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है टोटल कि जॉइंट कॉस्ट भाई साहब 50,000 है, जॉइंट कॉस्ट 50,000 है। तो अब हम इसके हेल्प से क्या क्या निकाल सकते हैं? सेल्स गिवन है टोटल में, टोटल में सेल्स क्या है आपकी? अब आप टोटल का लीजिए एकदम फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाला। जब भी आपने कहीं पर भी अगर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को भी माइनस किया है तो सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वाला ही लेना है। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर मैंने पूरे स्टेप में कहीं पे भी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को भी माइनस किया है तो सेल्स वैल्यू कौन सा लेंगे? आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वाला ही लेंगे। तो सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग गिवन था 2,20,000, 1,50,000 ए का, 70,000 बी का। प्रॉफिट अभी नहीं पता है, ठीक है, बैक कैलकुलेशन से चलने की कोशिश करते हैं। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पता है, ए का 10,000 है, बी का 18,000 है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, ये 50,000 है, 50,000 प्लस 18,000 यह आया 68,000। बैक कैलकुलेशन से चलते हैं। फिर इसमें सेलिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो सेलिंग एक्सपेंस कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं रहेगा, यही रहेगा 68,000। फिर अब आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स पता है 68,000, सेल्स वैल्यू भी पता है 2,20,000, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर बैलेंसिंग फिगर क्या आता है?
2,20,000 माइनस 68,000, 1,52,000, 1,52,000, ये आ गया एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आपको पता है, सेल्स आपको पता है, अब आपको जीपी मिल जाएगा, जीपी परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। प्रॉफिट है हमारा 1,52,000, सेल्स है 2,20,000 इंटू 100, तो 1,52,000 डिवाइडेड बाई 2,20,000 इंटू 100, यार है 69.09%, 69.09%। अब कांस्टेंट जीपी मार्जिन मेथड का कहना है कि जो आपका टोटल जीपी परसेंट आया ना, वही ए का भी जीपी परसेंट होगा, बी का भी वही जीपी परसेंट होगा। ए का भी जीपी परसेंट 69.09%, बी का भी जीपी परसेंट 69.09%, यही करना है। तो अब ए की सेल्स वैल्यू कितनी है? 1,50,000, ए की सेल्स वैल्यू है 1,50,000, इसमें से जीपी कितना आने वाला है? 69.09%, तो 1,50,000 का 69.09%, 103,635, 103,635। और बी के केस में सेल्स वैल्यू क्या है? 70,000, इसका जीपी कितना आएगा? 69.09%, तो 70,000 का 69.09%, 48,363, 48,363, या आप इसको कुछ अप्रॉक्सीमेटली 365 ले लीजिए। तो 1,50,000 माइनस 103,635, 46,365, और यहाँ पर यह आएगा 70,000 माइनस 48,365, 21,635। सेलिंग एक्सपेंस कुछ भी नहीं है तो यही रहेगा, माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 46,365, यहाँ पे 21,635। फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करिए, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या है? 10,000 और यहाँ पर 8,000, 46,365 माइनस 10,000, यह आएगा 36,365, 36,365। और बी के केस में 21,635 माइनस 8,000, 13,635। देखिए इन दोनों का आप टोटल करिए, यह आ जाएगा 50,000। तो ये भी हो गया। तो सारे ही मेथड्स हमने किए। भैया आपने तो बोला था 9 मेथड है, आपने करवाए तो 8 ही मेथड है। लास्ट का एक मेथड है सर्वे मेथड। क्या मेथड है? सर्वे मेथड। अब ये सर्वे मेथड का काम क्या है? सर्वे मेथड के केस में हम एक सर्वेयर को बुलाते हैं, एक तेज आदमी को बुलाते हैं, और वो आके हमें बताता है कि जॉइंट कॉस्ट को कैसे बांटना है। तो इसमें हमें अपना दिमाग लगाना नहीं है, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? सर्वे मेथड। क्यों? क्योंकि हमें कुछ नहीं करना है इस मेथड में। बाकी सारे मेथड्स में अपने को कुछ ना कुछ दिमाग लगाना है, सर्वे मेथड में कुछ दिमाग लगाना नहीं है। एक एक्सटर्नल आदमी आएगा, वो हमें बताएगा जॉइंट कॉस्ट की क्या वैल्यू है, हम उतना मान लेंगे। बड़ा ही सिंपल था। चलिए एक आध क्वेश्चन अब इस टॉपिक पे कर लेते हैं और इस टॉपिक को फिर रैप करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। CBA लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स सर्टेन ग्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स नोन एज M, B1 एंड B2। 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, M, B1 और B2। इन कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट M, बाई प्रोडक्ट्स B1 एंड B2 इमर्ज। मैं बनाना तो M चाहता था, लेकिन B1 और B2 भी बन गया, तो ये दोनों मेरे बाई प्रोडक्ट्स हैं। द जॉइंट एक्सपेंस ऑफ मैन्युफैक्चर अमाउंट टू 2,37,600। ये जॉइंट कॉस्ट आपको गिवन है। ऑल द 3 प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड फर्दर आफ्टर सेपरेशन एंड सोल्ड एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। इन तीनों ही प्रोडक्ट्स की क्या होती है? फर्दर प्रोसेसिंग होती है और फिर इनको हम बेच देते हैं। सेल्स गिवन है आपको तीनों की। कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन, सेपरेशन के बाद की कॉस्ट, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट गिवन है। प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑन सेल्स, सेल्स के ऊपर हम क्या प्रॉफिट कमाते हैं, ये भी गिवन है। टोटल फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस आर 10% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेलिंग एक्सपेंस क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स का 10%। विच आर अपोर्शन टू द 3 प्रोडक्ट्स इन द रेशियो 20-40-40। इसको हम कैसे अपोर्शन करते हैं? 20:40:40 के रेशियो में, ठीक है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू द प्रोडक्ट M, B1 एंड B2। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जॉइंट कॉस्ट को आपको M, B1 और B2 तीनों में बांटना है। तो जब भी क्वेश्चन में जॉइंट कॉस्ट हमारे बाई प्रोडक्ट्स में भी जाएगा, इसका मतलब होगा कि आपको बाई प्रोडक्ट्स को मेन प्रोडक्ट्स की तरह ट्रीट करना है। एकदम स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर बाई प्रोडक्ट को बाई प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो हम क्या करेंगे? सीधा जो भी उसका NRV होगा उसको हमारे प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट करके कॉस्ट में से माइनस कर लेते हैं, वही करते हैं। लेकिन यहां पर तो बोला गया है कि जॉइंट कॉस्ट जो आएगा वो तीनों में बटना चाहिए।
तो जॉइंट कॉस्ट हमेशा मेन प्रोडक्ट में ही बढ़ता है। तो अगर जॉइंट कॉस्ट को बाई प्रोडक्ट में भी बांटना है, इसका मतलब बाई प्रोडक्ट को आपको मेन प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करना है। सिंपल। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आएगी कि भैया आपने तो 9 मेथड्स हमें पढ़ाए, इस 9 मेथड में कौन सा मेथड लगाना है। इसका एकदम सिंपल सा रूल है। क्वेश्चन में आप चेक करिए कि क्या आपको प्रॉफिट मार्जिन गिवन है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट मार्जिन गिवन है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिवर्स कॉस्ट एनआरवी मेथड लगा देना है। क्या करना है? रिवर्स कॉस्ट एनआरवी मेथड लगा देना है। सेकंड, अगर प्रॉफिट मार्जिन गिवन नहीं है तब क्या करेंगे? तब हम लेंगे मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड। कौन सा मेथड लेना है? मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड। अगर वो भी गिवन नहीं है तो फिर नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड, जिसमें हम अपने फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाले सेल्स वैल्यू में एस्टिमेटेड सेल्स, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस को माइनस करते थे, याद है वो मेथड? तो वो वाला मेथड आपको लगाना है, नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड। वो भी गिवन नहीं है तो फिर आप फिजिकल यूनिट मेथड लगा सकते हो। क्या करना है? देखिए एक चार्ट के थ्रू समझ लीजिए कि क्या प्रॉफिट मार्जिन गिवन है। अगर हाँ गिवन है तो आंख बंद करिए, रिवर्स कॉस्ट एनआरवी मेथड लगा दीजिए। भैया हम अगर आंख बंद कर लेंगे तो कैसे बनाएंगे? वो मजाक कर रहा हूं, आंख खुले ही रखने, बस रिवर्स कॉस्ट एनआरवी मेथड लगा देना है। और अगर प्रॉफिट मार्जिन गिवन नहीं है तब क्या करेंगे? तब आपका सबसे पहला प्रेफरेंस है मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट मेथड या फिर स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड। सेकेंड आपका रहेगा आपको नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड लगाना है, और वो भी नहीं गिवन है तो फिर आप एस्टिमेटेड फिजिकल यूनिट्स मेथड लगा सकते हो। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन में बताइए कौन सा मेथड लगना चाहिए। भैया इस क्वेश्चन में तो प्रॉफिट मार्जिन गिवन ही है, तो जब प्रॉफिट मार्जिन गिवन है तो रिवर्स कॉस्ट एनआरवी लगा दीजिए। बस चलिए बनाते हैं फटाक से क्वेश्चन को। मैंने इनपुट डाला प्रोसेस में, और यहां पे जो कॉस्ट लगा है दैट इज 2,37,600। 3 प्रोडक्ट बनकर आ गए, एक है M, एक है B1, एक है B2। M, B1 और B2। अब M को हम और फर्दर प्रोसेस करेंगे तो 25,000 लगेगा। B1 को फर्दर प्रोसेस करेंगे तो कितना लगेगा? तब लगेगा 15,000 और फिर यहां पे 10,000। 20,000, 15,000 और 10,000। क्लियर? और ये कितने में बिकेगा? 25%, 20%, 15% का प्रॉफिट है। 25% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट और यहाँ पे 15% प्रॉफिट। 25, 20 और 15। फिक्स सेलिंग एक्सपेंस है 10% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो याद करिए रिवर्स कॉस्ट एनआरवी मेथड में मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था? सबसे पहले लेना है सेल्स, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करना है तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम अपने सेलिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो मेरे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अपने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस करेंगे तो लास्ट में जॉइंट कॉस्ट मिल जाता है। यही करते हैं, चलिए यही करना है। particulars M, B1, B2 और इधर एक बार टोटल लिख लेते हैं। सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू क्या है? M की सेल्स वैल्यू है 2 लाख, 1,20,000, 80,000। 2 लाख, 1,20,000 और 80,000। तो कुल मिला के जो मेरी टोटल सेल्स वैल्यू है दैट इज 4 लैक्स। दैट इज 4 लैक्स। इसमें से माइनस करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 25%, 20%, 15%। 25% मतलब 50,000, 20% मतलब 24,000 और 80,000 का 15% 12,000। ये क्या आ गया? 2 लाख माइनस 50,000 दैट इज 1,50,000। फिर 1,20,000 में 24,000 गया 96,000।
B2 में 80,000 में 12,000 चला गया 68,000, ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। टोटल करिए 150 प्लस 96 प्लस 68, 3,14,000, इन सब का टोटल 50, 24 और 12, 86,000। फिर हम माइनस करेंगे अपने सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस के लिए मेरे को क्या बताया गया था? सेलिंग एक्सपेंसेस मेरे क्या हैं? सेलिंग एक्सपेंस के लिए मेरे को बोला गया है कि 10% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स है। जो भी आपका टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स है, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है? 3,14,000, इसका 10% मतलब 31,400, यही टोटल कॉस्ट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस यही होगा। 3,14,000 का 10%। और किस रेशियो में इसको बांटना है? इसको बांटना है 20, 40, 40, दैट मीन्स 2:4:4 के रेशियो में, 2:4:4 के रेशियो में बांट दीजिए। 3,14,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, 31,400 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, 6,280। और इन दोनों के केस में 6,280 इंटू 2, 12,560, 12,560, ये भी हो गया। तो हमें मिल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें से माइनस करेंगे हम अपने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आने वाला है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा हमारा 1,50,000 माइनस 6,280, 1,43,720, 96,000 माइनस 12,560, 8,3,440, 68,000 माइनस 12,560, 55,440। 282,600। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या है? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 20,000, 15,000, 10,000, 20,000, 15,000 और 10,000, माइनस कर दिया ये भी। बीस, 15 और 10, दैट मीन्स 45,000। तो 282,600 माइनस 45,000, 237,600। देखिए इस क्वेश्चन में डायरेक्टली 237,600 आ गया और आपका ज्वाइंट कॉस्ट भी यही था 237,600। तो याद है मैंने जब एग्जांपल कराया था तो आपको क्या बोला था कि अगर 237 मींस आपका जो भी एक्चुअल ज्वाइंट कॉस्ट है वो आ जाए तब तो वही आंसर है, और अगर वो नहीं आता है तो फिर हम क्या करते हैं, जो आंसर आएगा यहां पे जो भी आएगा उसको फिर हम एक्चुअल ज्वाइंट कॉस्ट के रेशियो में बांट देंगे। क्लियर? तो 143,720 माइनस 20,000, 123,720, 83440 माइनस 15,000, 68440 और ये 55440 माइनस 10,000, 45440। क्लियर हो गया? मान लीजिए कि इन तीनों का टोटल कुछ और आ जाता, सपोज करिए कि इन तीनों का टोटल आ जाता 2,50,000, तो हम क्या करते हैं, हम इस रेशियो में जो भी आ रहा है इस रेशियो में जो एक्चुअल फिगर है आपका 237,600 उसको बांट देते हैं। ये तो याद है। चलिए ये पार्ट, पहला पार्ट तो हो गया। फिर सेकंड पार्ट में अपने को क्या करना है? सेकंड पार्ट में इफ द प्रोडक्ट B1 is not subject to further processing and is sold at the point of separation for which there is a market at 1,04,40 without incurring any selling expense, would you advise its disposal at this stage? So the workings. पार्ट बी में बोला जा रहा है कि अगर हम प्रोडक्ट B1 को फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं और बिना फर्दर प्रोसेस किए ही सेपरेशन पॉइंट पे ही बेच देते हैं, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ये जो क्वेश्चन है ये है इवैल्यूएशन ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग का। ये किसका क्वेश्चन है? इवैल्यूएशन ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। ये एक नया टॉपिक है। टॉपिक क्या है? बस इसमें छोटा सा एक पार्ट है, इवैल्यूएशन ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, इवैल्यूएशन ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। बड़ा ही इजी सा टॉपिक है। क्या देखेंगे आप? सबसे पहले आप देखेंगे नेट या सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अगर हम प्रोसेसिंग करते हैं तो मेरी सेल्स वैल्यू क्या आएगी? नेट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो भी है वो लेना है, नेट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस। ये आप चेक करोगे, इसमें से आप माइनस करोगे सेल्स वैल्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग। अगर हम प्रोसेस नहीं करते हैं
तो मेरी सेल्स वैल्यू क्या है, ये भी नेट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस लेना है, ये भी नेट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस ही लेना है। तो दोनों में जो डिफरेंस है, दोनों में जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे इंक्रीमेंटल सेल्स वैल्यू। क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंटल सेल्स वैल्यू। कि अगर फर्दर प्रोसेस करते हैं तो उसके वजह से एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, दैट इज इंक्रीमेंटल सेल्स वैल्यू। फिर इंक्रीमेंटल सेल्स वैल्यू में से हम माइनस करेंगे अपने फर्दर प्रोसेसिंग के कॉस्ट को, फर्दर प्रोसेसिंग के कॉस्ट को। अगर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करने के बाद भी मेरा फिगर पॉजिटिव आ रहा है, अगर ये फिगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि ये प्रॉफिट है। इंक्रीमेंटल सेल्स वैल्यू मींस फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो सेल्स वैल्यू आएगी अगर वो ज्यादा है तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट उसमें माइनस करेंगे और देखेंगे कि फिगर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। पॉजिटिव आ रहा है मतलब प्रोसेस करेंगे, मेरे को क्या है एक्स्ट्रा आ रहा है। सपोज करिए कि इंक्रीमेंटल सेल्स वैल्यू आई 7,000, मेरे को फर्दर प्रोसेस करने की वजह से एक्स्ट्रा 7,000 रुपये मिल रहा है। अगर मैं फर्दर प्रोसेस करता हूं तो एक्स्ट्रा 7,000 आ रहा है और इस एक्स्ट्रा 7,000 कमाने के लिए मेरे को सिर्फ 2,000 खर्च करना पड़ रहा है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट सिर्फ 2,000 है तो मेरे को तो 5,000 एक्स्ट्रा ही मिल रहा है, मेरे को तो 5,000 एक्स्ट्रा ही मिल रहा है। तो ये मेरी ये इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है तो मैं करूंगा ही, फर्दर प्रोसेसिंग करूंगा ही अगर प्रॉफिट है तो। और वही अगर इस 7,000 कमाने के लिए मेरे को 10,000 खर्च करना पड़ रहा है तो फिर फर्दर प्रोसेसिंग हम नहीं करेंगे। तो फॉर्मेट क्या है, आपको लेना है सबसे पहले सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग नेट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस और उसको कंपेयर करना है सेल्स वैल्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, वो भी नेट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस। तो इंक्रीमेंटल सेल्स वैल्यू आएगी, इंक्रीमेंटल सेल्स वैल्यू में हम अपने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हमें फर्दर प्रोसेसिंग करना है या नहीं करना है उसका जवाब। सिंपल। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, पार्ट बी को। अगर मैं फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करूंगा तो नेट सेल्स वैल्यू मेरी क्या है 1,04,40 और वही अगर फर्दर प्रोसेस करता हूं तब सेल्स वैल्यू क्या है, फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल्स वैल्यू है 1,20,000, लेकिन ये नेट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस नहीं है, नेट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस निकालना पड़ेगा। तो फर्दर सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग नेट ऑफ सेल एक्सपेंस, ये क्या आने वाला है 1,20,000, इसमें से सेलिंग एक्सपेंस माइनस करिए। सेलिंग एक्सपेंस कितना है आपका 12,560, 12,560, तो ये क्या आने वाला है 1,20,000 माइनस 12,560, 1,07,440। और इंक्रीमेंटल्स और हमारी सेल्स वैल्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग क्या है 1,0440 रुपए, 1,0440। तो एक्स्ट्रा मेरे को कितना मिला, अगर मैं फर्दर प्रोसेस करता हूं तो 7,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन फर्दर प्रोसेस करने के लिए कॉस्ट क्या इनकर करना पड़ रहा है, फर्दर प्रोसेस करने के लिए 15,000 रुपए जेब से डालने पड़ रहे हैं, फर्दर प्रोसेस करने के लिए 15,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। देखिए प्रोसेस करने की वजह से मैं कमा कितना रहा हूं 7,000 और खर्च कितना हो रहा है 15,000, मतलब 8,000 बेकार का खर्च हो रहा है, ये 8,000 नेगेटिव है। तो फर्दर प्रोसेसिंग शुड नॉट बी डन, फर्दर प्रोसेसिंग शुड नॉट बी डन। समझ में आया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, फिर इस चैप्टर को रैप कर देंगे क्योंकि अब इस चैप्टर में सारे कंसेप्ट हो गए। एक क्वेश्चन और हम फर्दर प्रोसेसिंग का करते हैं जिसमें कोई और मेथड हो, फिर इस चैप्टर को रैप कर देंगे। चलिए आइए। ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ब्यूटी सोप कंपनी मैन्युफैक्चर्स 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स नेमली कोमल, लवली, मेकअप और नाइस। 4 अलग अलग तरह के सोप्स बन रहे हैं। द डेटा ऑन प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ दिस ब्रांड्स ड्यूरिंग 2015 इज रिप्रोड्यूस्ड बिलो। प्रोडक्शन एंड सेल्स कितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए, सेल्स किए, गिवन है। सेल्स वैल्यू इन लैक्स 15 लाख, 31 लाख, 2.8 लाख, 1.2 lakhs. All the above soaps are manufactured jointly up to a particular process. एक पर्टिकुलर प्रोसेस तक सबकी जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद उनको केक्स एंड पैक मींस, ये देखिए यहाँ पे वर्ड गलत लिखा हुआ है, केक्स एंड पैक्ड होगा ये। फिर उसके बाद क्या होता है कि उनको एक केक का शेप मीन जो सोप का शेप होता है उसको दे दिया जाता है और फिर पैक कर दिया जाता है। एनुअल कॉस्ट डेटा वर एज अंडर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वैल्यू एडेड 20 lakhs इंक्लूड्स प्रॉफिट एट द रेट 25% ऑन टोटल कॉस्ट। तो ये जो है ना 30 lakhs प्लस 20 lakhs 50 lakhs, ये क्या है आपकी सेल्स वैल्यू,
भैया ये आपको कैसे समझ में आया, देखिए 31 प्लस 15 प्लस 2.8 प्लस 1.2 आप करिए, क्या आ रहा है, 50 लाख आ रहा है। और यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है आपको कि प्रॉफिट इंक्लूडेड है, प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो 30 लाख प्लस 20 लाख प्रॉफिट ऑलरेडी आ गया, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स ही तो होता है, तो ये जो 50 लाख है सेल्स है। हाँ, और ये जो सेल्स वैल्यू है ये आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है। आउट ऑफ द अबव ब्रांड्स मेकअप इज सोल्ड इन अनपैक्ड कंडीशन विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। मेकअप जो है उसको हम फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं, वाइल अदर 3 ब्रांड्स आर फर्दर प्रोसेस्ड एट एन एडिशनल कॉस्ट। और बाकी तीनों ब्रांड्स की फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट गिवन है 120, 130 और 50। 1,30,000 प्लस 1,20,000 प्लस 50,000, 3 लाख रुपीज। तो एक बात अब मेरे को बताइए आप, वैल्यू एडेड 20 लाख है, वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, आपका डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड। तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर भी आ गया, ओवरहेड भी आ गया, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी आ गया, प्रॉफिट भी आ गया, सब कुछ आ गया। ये 20 लाख में डायरेक्ट लेबर भी है, ओवरहेड भी है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी है और साथ ही साथ आपका प्रॉफिट भी है। वर्क आउट द प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ ईच ब्रांड ऑफ सोप आफ्टर एलोकेटिंग जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी एट स्प्लिट अप पॉइंट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है एनआरवी एट स्प्लिट अप पॉइंट यूज करना है। तो एनआरवी मेथड में हम क्या करते थे, याद है, एनआरवी मेथड या फिर नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड में क्या करेंगे, हम अपनी सेल्स वैल्यू में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और अगर कोई सेलिंग एक्सपेंस है तो उनको माइनस करेंगे, एनआरवी मिलेगा, फिर उस एनआरवी के रेशियो में अपने जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर देंगे। ये तो याद है आप लोगों को, यही तो है। तो सबसे पहले तो भैया निकालना पड़ेगा कि जॉइंट कॉस्ट कितना है। क्वेश्चन में तो ये गिवन ही नहीं है जॉइंट कॉस्ट कितना है, क्वेश्चन में तो सब कुछ खिचड़ी बना के टोटल दे दिया है। तो सबसे पहले आप निकालिए जॉइंट कॉस्ट क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। फॉर्मेट क्या है आपका, सेल्स, सेल्स में से हम सबसे पहले क्या माइनस करते हैं, प्रॉफिट, प्रॉफिट माइनस किया तो मेरे को क्या मिला, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में सेलिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं तो मेरे को मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जॉइंट कॉस्ट माइनस करते हैं, हाँ जॉइंट कॉस्ट नहीं, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो मेरे को मिल जाता है हमारा जॉइंट कॉस्ट। यही था। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि प्रॉफिट जो है वो 25% है टोटल कॉस्ट का, प्रॉफिट 25% है टोटल कॉस्ट का। सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सपोज कर लीजिए कि कॉस्ट आपका 100 है, कॉस्ट आपका 100 है, तो प्रॉफिट कितना होगा, इसका 25% मतलब 25, तो सेल्स क्या आ जाएगी 125। तो अब प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल्स मिल जाएगा, बस निकाल लीजिए प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल्स, क्योंकि आपको सेल्स पता है 50 लाख, सेल्स आपको पता है 50 लाख, तो प्रॉफिट मेरा क्या आने वाला है 25 अपॉन 125 इंटू 100। ये तो हम सीखते थे, सेल्स गिवन है, प्रॉफिट निकल जाएगा 25 अपॉन 125 इंटू 100, 1/5, ये आ गया 20%। दैट मीन्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑन सेल्स, एक्सक्यूज मी, 20% ऑफ सेल्स। तो 50 लाख का 20%, ये आ गया 10 लाख, 40 लाख। सेलिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है तो मान लेते हैं यही 40 लाख है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आपको गिवन है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 3 लाख, तो ये आ गया 37 लाख जॉइंट कॉस्ट। अब जॉइंट कॉस्ट में 37 लाख है, तो ये 37 लाख में से हमारा मटेरियल का कितना है 30 लाख, मटेरियल का और लेबर का, मटेरियल का है 30 लाख, लेबर का है 7 लाख, लेबर एंड ओवरहेड्स। कोई परेशानी नहीं है, नहीं भैया हो गया, पहला पार्ट तो मिल गया कि जॉइंट कॉस्ट मिल गया 37 लाख है। तो मेरे को क्या करना है, जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है एनआरवी मेथड के हिसाब से। एनआरवी मेथड बड़ा इजी है, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस, क्या माइनस करेंगे हम,
हम माइनस करते हैं अपने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को और अपने जो भी सेल्स एक्सपेंस लगे हैं उनको। तो सेल्स एक्सपेंस तो क्वेश्चन में कुछ है भी नहीं। तो पार्ट 1 कंप्यूटेशन ऑफ एनआरवी, कंप्यूटेशन ऑफ एनआरवी। क्या क्या प्रोडक्ट है अपने पास? 4-5 प्रोडक्ट थे ना। कोमल लवली मेकअप नाइस, वाह, कोमल लवली मेकअप और नाइस। सेल्स, सेल्स वैल्यू क्या है? सेल्स वैल्यू गिवन है 15, 31, 2.8, 1.2। 15, 31, 2.8, 1.2। इसमें से क्या माइनस करेंगे? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, बस। क्यों? क्योंकि सेल्स एक्सपेंस है नहीं, तो माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है? कोमल का है 1,20,000, दैट मीन्स 1.2 लेना पड़ेगा यहाँ पे। लवली के केस में 1.3 और मेकअप हम डायरेक्टली बेच देते हैं बिना फर्दर प्रोसेस किए, नाइस का है 0.5। तो ये आने वाला है 15 माइनस 1.2, 13.8, 31 माइनस 1.3, 29.7, ये 2.8 और नाइस का 1.2 माइनस 0.5, 0.7। तो एनआरवी मिल गया। अब जब एक बार एनआरवी मिल गया तो हम एनआरवी के हिसाब से जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर देंगे। एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, ऑफ जॉइंट कॉस्ट। कोमल लवली मेकअप और नाइस, जॉइंट कॉस्ट है 37 lakhs, इनटू कोमल के हिस्से में कितना आएगा? 13.8 डिवाइडेड बाय टोटल करिए तो 13.8 प्लस 29.7 प्लस 2.8 प्लस 0.7, 47। 37 lakhs इंटू 13.8 डिवाइडेड बाई 47, यह रहा है 1086383, 1086383। तो ये हो गया। फिर यहाँ पर 37 लाख इंटू 29.7 बाई 47, 37 lakhs इंटू 29.7 डिवाइडेड बाई 47, 2338085, 2338085। फिर 2.8 बाई 47, 37 lakhs इंटू 2.8 बाई 47, 220425, 220425 और 37 lakhs इंटू 0.7 अपॉन 47, 37 lakhs इंटू 0.7 डिवाइडेड बाई 47, 55106, 107 ले लीजिए। तो ये हो गया आपका जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। खत्म हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, फाइंड आउट रिवाइज्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन ईच ब्रांड इफ द कंपनी डिसाइड्स टू सेल ऑल सोप्स एट स्प्लिट अप पॉइंट एट द फॉलोइंग प्राइजेस। अब हम फर्दर प्रोसेस ही नहीं करेंगे, हम जो है वो फर्दर प्रोसेस करेंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे? कोमल लवली मेकअप और नाइस के मेरे को सेलिंग प्राइस गिवन है उसी पे बेच देंगे। ठीक है, बेच देता तो अच्छी बात है। एज्यूम दैट फॉर एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट एनआरवी मेथड इज यूज्ड। एनआरवी के हिसाब से ही आप क्या कर रहे हैं? जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2, सेल्स वैल्यू क्या आने वाली है? कोमल लवली मेकअप और नाइस, क्या आने वाली है सेल्स वैल्यू? कोमल के केस में 4.5 है और यूनिट्स कितने हैं? 3 लाख। तो 4.5 इंटू 3 लैक्स, ये 13,50,000 आएगा, 13,50,000। ठीक है। लवली के केस में, लवली के केस में 5 लाख
और सेल्स प्राइस है 6, तो 5 लाख इंटू 6 31 लैक्स, सॉरी 30 लैक्स। फिर मेकअप के केस में, मेकअप के केस में 70,000 यूनिट्स हैं और रेट है 4, 70,000 इंटू 4 2,80,000। और हमारा जो नाइस है उसके केस में, नाइस के केस में आएगा ये 40,000 इंटू 1.5, 40,000 इंटू 1.5 मतलब 60,000 सेल्स वैल्यू आ गई। अच्छा हाँ, पहले इसका एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट एक बार चेक कर लीजिए, सही है तो 1086,383 ठीक है। लवली का 2338085 सही है, सही है, सारे ही तो सही है, ठीक है। सेल्स वैल्यू मिल गया। अब इसमें से माइनस करिए आप अपना जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट के लिए बोला ही है कि एनआरवी मेथड यूज करना है, वो हमने ऑलरेडी कर चुका है। तो 1086,383 फिर 2,33,8085 2,20,425 और 55,107, इन सब को माइनस किया तो मेरे को मिल गया प्रॉफिट। मींस मैंने अब फर्दर प्रोसेस किया ही नहीं, तो यही मेरा प्रॉफिट है। 13,50,000 माइनस 1086,383 2,63,617। लवली के केस में 30 लैक्स माइनस 23,38,085 6,61,915। मेकअप के केस में 2,80,000 माइनस 2,20,425 59,575। और नाइस के केस में 60,000 माइनस 55,107 4893। तो ये आ गया प्रॉफिट। पार्ट 2 भी हो गया। पार्ट 3 में क्या बोला गया है? पार्ट 3, with the results were in A and B, advise Beauty Soap Company about the processing decisions as to which soap to be sold at split off point and which to be processed further so to maximize profit। किसको फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो देख लीजिए, दोनों ही केस के प्रॉफिट आपके पास है। फर्दर प्रोसेस किया तब क्या प्रॉफिट आया, फर्दर प्रोसेस नहीं किया तब क्या प्रॉफिट आया। तो अगर फर्दर प्रोसेस करता हूं तो एक सेकेंड, अच्छा यहां पर मैंने सिर्फ कॉस्ट निकाल कर छोड़ दिया था, प्रॉफिट निकाला ही नहीं। वही मैं सोचा कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है, तो यहां सिर्फ एनआरवी निकाल के मैंने छोड़ दिया। तो यहां पर एनआरवी से माइनस करना पड़ेगा तो आपको कॉस्ट मिल जाएगा। चलिए ठीक है, पार्ट 2 को थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ये 13,80,000 13,80,000 31 माइनस 1.3 29,70,000 2,80,000 और ये हमारा है 70,000। माइनस करिए आप अपना जॉइंट कॉस्ट तो प्रॉफिट मिलेगा। जॉइंट कॉस्ट कितना है 10,86,383 फिर 23,38,085 2,20,425 और 55,107 सबको माइनस किया तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 13,80,000 माइनस 10,86,383 2,93,617 29,70,000 minus 23,38,085 6,31,915 2,80,000 minus 220,425 59575 और यहाँ पर 70,000 माइनस 55,107 14893। तो फर्दर प्रोसेस किया तब का भी प्रॉफिट मालूम है, फर्दर प्रोसेस नहीं किया तब का भी प्रॉफिट मालूम है। अब चेक करिए कि क्या करना चाहिए, फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिस केस में ज्यादा प्रॉफिट होगा वही करेंगे। तो एक केस में 2,93,617 है और जब फर्दर प्रोसेस नहीं किया तो 263,617 है, तो फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, फर्दर प्रोसेसिंग करना चाहिए ना, इसी में ज्यादा प्रॉफिट है। लवली के केस में 6,61,915 का प्रॉफिट है
और यहाँ पे 631,915 का प्रॉफिट है। तो क्या करना चाहिए, फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं? नहीं भैया, नहीं करना चाहिए। फर्दर प्रोसेस करने के वजह से 30,000 का प्रॉफिट कम हो गया है, तो फर्दर प्रोसेसिंग यस यहाँ पे नहीं करना चाहिए। फिर मेकअप के केस में 59,575 का प्रॉफिट है, यहाँ पे 59, अच्छा इसको तो फर्दर प्रोसेस कर ही नहीं रहे तो सेम ही आएगा। और नाइस के केस में 4893, यहाँ 14893, 10,000 का प्रॉफिट ज़्यादा है तो इसको भी फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। बस हो गया, यही आपका आंसर है। तो विद दी वर्किंग रिजल्ट्स इन ए एंड बी, एडवाइस करिए ब्यूटी सोप कंपनी को, एडवाइस करिए। भाई साहब आप सीएमए हो, एडवाइस करना है तो एडवाइस हम क्या लिखेंगे कि यही कि लवली शुड नॉट बी प्रोसेस फर्दर एज फर्दर प्रोसेसिंग रिजल्ट्स इन अ नेट लॉस ऑफ 30,000 रुपीज। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये पार्ट होता है अब खत्म। ये बार आंसर टैली कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 30,000 का नेट रिजल्ट आ रहा है, तो इसीलिए हम इसको फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे। चलिए, तो इस चैप्टर में जितने भी ज़रूरी चीज़ और कंसेप्ट थे हमने सारे कंसेप्ट को कवर कर लिया। एक बार क्विक गो थ्रू कर लेते हैं पूरे सारे चैप्टर मीन जो भी पढ़ा हमने। तो ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट्स देखा सबसे पहले। तो बाई प्रोडक्ट क्या होता है, जो हमारे मेन प्रोडक्ट के साथ बनकर आ गया, हमें नहीं चाहिए था बट बनकर आ गया, तो क्या करेंगे, उसको नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट करेंगे या फिर मेन प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। अगर नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट किया है तो क्या करेंगे, उस केस में हम देखेंगे कि उसकी जो भी सेल्स वैल्यू है प्रोसेस करने के बाद या बिना प्रोसेस किए जो भी सेल्स वैल्यू है उसमें से अगर फर्दर प्रोसेस किया तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करिए, सेलिंग एक्सपेंस माइनस करिए, कोई प्रॉफिट है तो उसको माइनस करिए, उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालिए। जो भी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, अपने प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे या फिर जो भी हमारा मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट है उसमें से रिड्यूस कर देंगे। ये देखा था। अगर मेन प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो फिर जो भी ज्वाइंट कॉस्ट होगा वो हमारे बाई प्रोडक्ट्स के हिस्से में भी आएगा, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में देख लिया। अब मेथड्स ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। अगर मेथड्स क्या क्या है, सबसे पहला था फिजिकल यूनिट्स मेथड। फिजिकल यूनिट्स मेथड में जितने भी यूनिट्स आपने बनाए उसके हिसाब से आप अपना जॉइंट कॉस्ट को बांट दीजिए। दूसरा था एवरेज कॉस्ट यूनिट मेथड। एवरेज कॉस्ट में हम क्या करते हैं, हम पहले एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं टोटल जॉइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से, और फिर जितना ए बना जितना बी बना उसके हिस्से में डाल देते हैं। थर्ड था हमारा मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट मेथड या फिर एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड। वहां पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा स्प्लिट ऑफ पॉइंट है वहां पे मार्केट वैल्यू देखते हैं, उस रेशियो में अपने जॉइंट कॉस्ट को बांट देते हैं। फोर्थ था मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग करने के बाद जो मार्केट वैल्यू आएगी उसके रेशियो में हम अपने जॉइंट कॉस्ट को बांट देंगे। अगर वहां पे यूनिट्स चेंज हो जाएंगे तो चेंज यूनिट्स के हिसाब से ही हम अपना मार्केट वैल्यू निकालेंगे। फिफ्थ था नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड। नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड में हम क्या करते हैं, हम सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में हमारा जो भी फर्दर प्रोसेसिंग का कॉस्ट है उसको माइनस करेंगे, सेलिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो नोशनल सेल्स वैल्यू मिलेगा। फिर नोशनल सेल्स वैल्यू के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांट देंगे। इसके बाद हमने क्या देखा था, रिवर्स कॉस्ट एंड आरवी मेथड। रिवर्स कॉस्ट एंड आरवी मेथड में क्या अलग होता है, प्रॉफिट भी माइनस हो जाता है। तो वहां पे हम अपने सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में एस्टिमेटेड प्रॉफिट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और सेलिंग एक्सपेंस सबको माइनस करेंगे और उसके बाद जो आएगा उसके रेशियो में अपने जॉइंट कॉस्ट को बांट देंगे। फिर था हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट अलग अलग गिवन होना चाहिए। तो वेरिएबल कॉस्ट को पहले सेल्स वैल्यू लेंगे, फिर उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट कैसे लेना है आपको, जो भी आपका फिजिकल यूनिट्स का रेशियो होगा उसमें वेरिएबल कॉस्ट को बांट दीजिए, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। फिर कंट्रीब्यूशन मिलने के बाद हम क्या करेंगे, अपने कंट्रीब्यूशन के रेशियो में फिक्स्ड कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वेरिएबल कॉस्ट भी पता चल गया, फिक्स्ड कॉस्ट भी पता चल गया, उन दोनों को टोटल करेंगे तो जॉइंट कॉस्ट अपने आप बढ़ जाएगा। और लास्ट मेथड था हमारा कांस्टेंट जीपी मार्जिन मेथड। बैक कैलकुलेशन करके क्या करेंगे, जीपी मार्जिन निकालेंगे और हमारा जो भी बाई प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट है उसका जीपी मार्जिन वही हो जाएगा जो हमारा जीपी मार्जिन आया, उसके अकॉर्डिंग हम अपना जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है। फिर हमने देखा था बेस्ट मेथड कैसे सेलेक्ट करना है। तो बेस्ट मेथड सेलेक्ट करने के लिए सिंपली आपको क्या देखना है कि प्रॉफिट मार्जिन गिवन है या नहीं। अगर प्रॉफिट मार्जिन गिवन है तो रिवर्स कॉस्ट एंड आरवी मेथड ले लीजिए। अगर प्रॉफिट मार्जिन गिवन नहीं है तो फिर क्या करना है आपको, तो आपका सबसे पहला प्रेफरेंस रहेगा मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड, वो भी नहीं है तो सेकंड प्रेफरेंस क्या है, नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड, वो भी नहीं है तो तीसरा मेथड क्या है, फिजिकल यूनिट्स मेथड। क्लियर। और फिर हमारा लास्ट टॉपिक था इवैल्यूएशन ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो भाई साहब सिंपल सा रूल है, इंक्रीमेंटल सेल्स रेवेन्यू हम निकालेंगे, वो कैसे मिलेगा, हम देखेंगे सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग क्या है, नेट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस,
और उसको कंपेयर करेंगे सेल्स वैल्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग से, वो भी नेट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस। तो इंक्रीमेंटल सेल्स वैल्यू आ जाएगा, इंक्रीमेंटल सेल्स वैल्यू में से फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन को माइनस, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस करेंगे। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो फर्दर प्रोसेस करेंगे, रिजल्ट नेगेटिव आया तो फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे। पूरा चैप्टर होता है समाप्त, करना था यही। तो इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, ये मेरा फोन नंबर है। इसके अलावा कोई भी और डाउट आपको रहता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बाकी स्टूडेंट्स आपका हेल्प कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, टेक केयर।